हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन वे के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में, जिसका नाम है सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि धमाकेदार वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सोमवार का दिन है और टाइम हो चला है रीजनिंग के बेहतरीन वन शॉट वीडियो का, जो कि 10 बजे डेडिकेटेडली एवरी वीक आपके सामने आता है। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है वेन डायग्राम, यानी वेन आलेख। बिल्कुल बेसिक से आप लोग पहले कंसेप्ट सीखेंगे और फिर साथ में करने वाले हैं प्रैक्टिस। ये सेशन एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जीडी, स्टेनोग्राफर, पुलिस, पटवारी, एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के सभी एग्जाम्स, सभी के अंदर दोस्तों आपको पता है कि वेन डायग्राम का टॉपिक आता है और बहुत मजा आने वाला है आपको, क्योंकि आज के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और आगे बढ़ते हैं वन शॉट वेन डायग्राम के इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि बेहतरीन मोटिवेशनल कोट से, ठीक है। ना हार माननी है ना रुकना है, जब तक मंजिल ना मिले बस चलते रहना है। अगर आपने जीवन में इस बात को अमल कर लिया और लागू कर लिया, मेरे भाई आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। आप जिंदगी के किसी भी मुकाम में जो भी चीज हासिल करना चाहते हो जरूर प्राप्त कर लोगे। बस हार कर कभी घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे हमेशा बढ़ते रहना है, चलते रहना है, ठीक है। ये सभी बालक बालिकाएं जो कि सेलेक्ट हुए हैं एनटीपीसी 2024 वाली वैकेंसी, जिसका रिजल्ट अभी आप सभी लोगों को पता है दोस्तों 2 दिन पहले ही आया है। तो सबसे पहले तो उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी सिलेक्शन वे टीम की ओर से। जिन्होंने भी अभी तक दोस्तों गूगल फॉर्म का लिंक फिल नहीं किया है तो उनके पोस्ट नहीं बने होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, ठीक है। जिनके पोस्ट बन गए हैं उनको मैं आपके सामने लेकर आया हूं ताकि थोड़ा सा मोटिवेट मैं आपको कर सकूं। ये आप झड़ी देख सकते हैं दोस्तों, कंटिन्यूसली देख सकते हैं। हजारों बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं और बहुत बड़ा सेमिनार भी दोस्तों आप लोगों के लिए हम लोग कंडक्ट कराने वाले हैं, सिलेक्शन समारोह जिसका नाम हमने रखा है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे दोस्तों कृपया करके फॉर्म अवश्य भर दीजिएगा अगर आपने नहीं भरा है। ये सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स अपने से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, ऐप डाउनलोड कर लेना क्योंकि 4.0 दोस्तों बैच अपना चालू हो गया है और आपको भी एक ना एक दिन दोस्तों इनकी तरह सिलेक्शन लेना है। तो डेडिकेटेडली हम सभी टीचर्स के साथ मिलकर, जो कि देश की नंबर 1 दोस्तों रेलवे टीम है, आप बढ़िया तरीके से जो है मस्त तरीके से जो है पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं। इन सब ने भी लिया है तो आप भी लेंगे, ठीक है। करेक्ट है, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 1 मई से मैथ्स की क्लास चालू हो गई थी, जीएस की क्लास चालू हो गई थी, साइंस और रीजनिंग की क्लास 4 मई से ही स्टार्ट हुई है। अभी पहला ही टॉपिक चल रहा है कैलेंडर, तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना है वो कर सकता है इस फाउंडेशन बैच को, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल बैच चाहिए तो वो भी फैसिलिटीज अपनी सिलेक्शन वे ऐप पर अवेलेबल है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये ऐप का नाम है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लाइव बैचेस वाले सेक्शन में आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। बैच की खास बात यह है कि आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में ये बैच मिलेगा, पीडीएफ, प्रिंटेबल नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वेन आलेख। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि मेरे भाई वेन आलेख के जो होते हैं ना 3 टाइप होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि वेन आलेख जो ये टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है रिलेशन बेस्ड, ठीक है, संबंध आधारित। दूसरा होता है डायग्राम बेस्ड, आरेख आधारित वेन डायग्राम। और तीसरा होता है दोस्तों लैंग्वेज बेस्ड, भाषा आधारित, ठीक है। ये 3 टाइप के प्रश्न दोस्तों आपको वेन डायग्राम में अक्सर देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला और दूसरा वाला टाइप अक्सर आपको रीजनिंग के अंदर ही देखने को मिलता है और तीसरे वाला जो लैंग्वेज बेस्ड है वो आप लोग दोस्तों मैथ्स के अंदर भी काफी लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। मैं एक एक करके सबके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जैसे रिलेशन बेस्ड है दोस्तों, ठीक है। रिलेशन बेस्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि रिलेशन बेस्ड जब भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तो सबसे पहले भाई 2 चीजों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होता ही होगा ना। मान लो पहली वाली चीज, ठीक है, जैसे देखिए पहला कंसेप्ट जो होता है रिलेशन का वो होता है ऑल का कंसेप्ट, ठीक है, ऑल।
जिसको हम सभी के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट है, सही है। तो इस कैटेगरी में दोस्तों आप किसको रखेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड दे दिया दिल्ली, ठीक है, दूसरा वर्ड मैंने आपको दे दिया इंडिया। करेक्ट, सही है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ऑल का कंसेप्ट मुझे इसके अंदर लगाना है तो मैं जानता हूं कि पूरा का पूरा दिल्ली जो है भारत है, इंडिया के अंतर्गत ही तो आता है, सही है। तो ये ऑल को रिप्रेजेंट करेगा, अंदर वाला दिल्ली है, बाहर वाला इंडिया है। तो हम सबसे पहले रिलेशन बेस्ड दोस्तों क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला हम लोग देखेंगे, ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और तीसरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। इन सभी पर चर्चा होगी, रिलैक्स रहिएगा। तो सबसे पहले रिलेशन बेस्ड में दोस्तों आप सभी को पता है कि ऑल का रिलेशन बन सकता है चीजों को लेकर। अगर आप लोग क्लास इनकी डिफाइन करेंगे तो आप ऑल का कंसेप्ट बना सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट दोस्तों आप सम का बना सकते हैं, कुछ का बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसा होता है? इस प्रकार का। करेक्ट है। तो जैसे कि मान लीजिए इसको मैं ले लूं मेल, पुरुष, इसको मैंने ले लिया पुरुष, ठीक है, करेक्ट। और मैंने यहां पर ले लिया पुलिस। तो भैया पुलिस की जो नौकरी है वो क्या सिर्फ पुरुष ही करते हैं क्या? ठीक है, एक बात बताइए, करेक्ट, पुलिस की नौकरी जो है क्या वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस करता है, या पुलिस की नौकरी सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही करता है? ऐसा थोड़ी ना, महिलाएं भी तो करेंगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा ही कॉमन लिया कि ये पूरी कैटेगरी थी पुरुष की, उनमें से कुछ होंगे जो पुलिस में नौकरी करते होंगे और कुछ महिलाएं भी होंगी, सही है कि नहीं? इसीलिए सम का केस यहां पे फॉलो हो जाएगा इसके लिए। तीसरा दोस्तों नो, यानी कोई रिलेशन ही नहीं है, नो का केस, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, सब अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट क्लास। जैसे कि दोस्तों मैं ले लूं मेल फीमेल, ठीक है, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, मदर फादर। करेक्ट है, कहने का मतलब है दो अलग अलग सेक्शन, जिसका कि एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ किसी भी प्रकार का कोई लिंक नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए ये अलग और ये अलग। तो जैसे कि मैंने ये ले लिया मेल, पुरुष ले लिया, तो ये ले लिया मैंने फीमेल, महिला ले लिया, ये मेल ले लिया और ये क्या ले लिया, फीमेल ले लिया भाई साहब। करेक्ट है, तो दो अलग अलग कैटेगरीज हो गई। तो कहने का मतलब इतना सा ये है कि भाई साहब एग्जाम के अंदर वहां पे आपको दो सेक्शंस नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। यूं मान लीजिए कि एग्जाम के अंदर दोस्तों आपके पास तीन चीजों के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करना होता है, लेकिन मेरे भाई पहले दो के बीच में तो आइडेंटिफाई कर लो अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है ना, जैसे ऑल का दिख रहा है, ऐसे ही सम का दिख रहा है, ऐसे ही नो का दिख रहा है, ऐसे भाई साहब टोटल मिला के आप देख सकते हैं इतने सारे डायग्राम होते हैं, जिसमें एक प्रश्न से संबंधित कोई से भी चार ऑप्शन आपको दे सकता है। तो भैया सबसे पहले तो सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर सबके बारे में जानकारी नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा, तो मेरे भाई आप इनको कभी अप्लाई ही नहीं कर सकते। आप तो बस हमेशा अगर रिलेशन बेस्ड देखेंगे तो आप कहेंगे सर रिलेशन तो तीन ही चीजों के बीच में होता है ना, ऑल का होता है, सम का होता है, या कोई भी नहीं होता है। पर भैया वहां पे दो डायग्राम नहीं आते ना, मतलब दो चीजों के बीच में नहीं पूछता ना, वहां पे तो तीन चीजों के बीच में पूछता है। और तीन चीजों के बीच में दोस्तों जब भी रिलेशन पूछेगा तो फिर उसके तो आप ये देखिए कि लगभग 11 टाइप के डायग्राम हो जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6, फिर जी एच आई जे के, यानी 7 8 9 10 11 तरीके के डायग्राम बन सकते हैं। अब वो तो एग्जामिनर की इच्छा है भाई साहब कि वो तीन चीजों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है या चार चीजों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग 99.99% केसेस में आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने बोला 99.99% केसेस में उसमें तीन चीजों के बीच में ही रिलेशन पूछा गया है। तो एक एक करके सबसे पहले हम इनके एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बेसिकली मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि चलो ठीक है सर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग चलते हैं कि आखिर अगर इतने सारे डायग्राम होते हैं रिलेशन बेस्ड तीन चीजों में, तो हम लोग एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एक एक क्या, दो दो तीन तीन भी ले लेंगे एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये सारा एक दूसरे के अंतर्गत है, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जिसके अंदर ये वाला डायग्राम सेटिस्फाई कर दे। क्योंकि हमें क्या बनानी होती है ना, हमें एक वर्ग में डिवाइड करना होता है। जैसे कि मान लीजिए इस पूरी दुनिया में दो प्रजातियां हैं,
एक है एनिमल्स और दूसरे हैं प्लांट्स, सही है ना। एक जंतु विज्ञान और एक क्या है दोस्तों, पादप विज्ञान। करेक्ट है कि नहीं, आप लोगों ने पढ़ा है। यानी कि पूरी की पूरी साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक एनिमल्स और एक प्लांट। फिर एनिमल्स की भी तो बहुत सारी दोस्तों प्रजातियों में डिवाइड किया हुआ है ना, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है एनिमल्स को। उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले, सही है। उभयचर जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जल में रहते हैं, वो भी तो हो गए, सही है नहीं, करेक्ट है कि नहीं, जिनको आप अलग अलग नाम से जानते हो, जैसे मैमल्स हो गए इंग्लिश में, ठीक है, मैमल्स बोलते हो, रेप्टाइल्स बोलते हो आप लोग, ठीक है। ये किस 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 हिसाब से डिवाइड करते हैं हम लोग? इनको डिवाइड करते हैं इनके मेरुदंड के हिसाब से। अब आपने देखिए, मैं साइंस में तो ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना सा बता देता हूं कि रीढ़ की हड्डी वाले जानवर अलग होते हैं, सही है कि नहीं, करेक्ट है। और बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर अलग होते हैं, करेक्ट है कि नहीं है। फिर रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों को भी अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम एम्फीबियन बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं, करेक्ट है कि नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, एक्वेटिक होते हैं, है ना। तो मेरे भाई सीधी सी बात यह है कि आपको उनकी हैबिट्स पता होनी चाहिए, करेक्ट है कि नहीं है, उनके सेक्टर्स पता होंगे, तभी तो आप क्लास में डिवाइड कर पाओगे चीजों को। जैसे एग्जांपल के तौर पर दोस्तों, मैं एक नॉर्मल सा एक प्राणी ले लेता हूं, कछुआ। अब आपको पता है कि कछुआ जो है भाई, वो जल में जाता है, सही है सर, वो थल पे भी आता है सर। अब भाई साहब, कछुए को जो है ना दोस्तों, एम्फीबियन कैटेगरी में रखा ही नहीं है, यानी उभयचर कैटेगरी में नहीं रखा है। हालांकि वो जल में जाता है, हालांकि वो थल पे भी आता है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी दोस्तों रेप्टाइल कैटेगरी में आता है, रेंगने वाले जीव जंतुओं में आता है। अगर आपको रेंगने वाले जंतुओं की डेफिनेशन ही पता नहीं है कि क्या होती है, किस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो आप कभी इन प्रश्नों को कर थोड़ी पाओगे। ऐसे ही मेंढक है। अब मेंढक भाई साहब जल में भी जाता है, थल में भी जाता है, लेकिन उसको रेप्टाइल की कैटेगरी में नहीं रखा, उसको सरीसृप की कैटेगरी में नहीं रखा है, उसको हमने प्योर एम्फीबियन उभयचर जीवों की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो क्या होती है, क्या कारण होते हैं, इन सब के बारे में भाई साहब, हालांकि आप साइंस में डिटेल में पढ़ते हो, मैं रीजनिंग का टीचर हूं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें सटीकता के साथ में समझाऊं। चलिए आगे, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे, परंतु सबसे पहले देख लेते हैं इन एग्जांपल्स के लिए, ठीक है। यानी कि ये जो ऑप्शंस हमें मिलेंगे, इनसे रिलेटेड एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है, सारे एक दूसरे के अंतर्गत हैं, सही है, करेक्ट है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए ले लूं जयपुर, क्या ले लूं, जयपुर, राजस्थान, ठीक है, जयपुर, राजस्थान, इंडिया, भारत, सही है। तो क्या ये एग्जांपल को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल। भारत के अंदर क्या है दोस्तों, राजस्थान है, राजस्थान के अंदर क्या है, जयपुर शहर है, सही है। तो सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो गए, करेक्ट है। इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया तरीके से सेटल्ड हो गया। नेक्स्ट आगे देखिए, जैसे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में सारे ही अलग अलग है, कोई लिंक ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इंडिया, सही है, जापान, सही है, इंडिया ले लो, जापान ले लो, नेपाल ले लो भाई साहब, करेक्ट है। तीन अलग अलग कंट्रियां हो गई कि नहीं हो गई, बताइए भाई साहब, ये क्या हो गई, तीन अलग अलग कंट्रियां हो गई दोस्तों। तो तीन अलग अलग देश हैं, एक दूसरे के साथ कोई लिंकअप नहीं है, करेक्ट है। ये देखिए अलग अलग हो गए। अब जैसे इसका एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, एक सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये एक दूसरे को नहीं काट रहे, लेकिन इन दोनों के लिए कॉमन सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, करेक्ट है कि नहीं है। तो जैसे आप लोग देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसका एग्जांपल बड़ा ही मजेदार आएगा। आ जाओ भाई साहब, बताओ भाई साहब, देखिएगा इधर। अब जैसे देखिएगा, ये पुरुष होता और ये महिला होता, देखना इधर, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे ले लिया मैंने मेल, मैंने ले लिया पुलिस, और मैंने ले लिया फीमेल, ठीक है, करेक्ट है। मेल फीमेल नहीं हो सकता, फीमेल मेल नहीं हो सकता, और पुलिस भाई साहब दोनों ही हो सकते हैं, सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। तो इनके लिए कॉमन बीच वाला तो क्या हो गया, पुलिस हो गया भाई साहब, ये मेल हो गया, पुरुष हो गया, और ये फीमेल महिला हो गया, करेक्ट है। नेक्स्ट इसको देखिए, दो चीजें आपस में रिलेट नहीं कर रही हैं, दोनों अलग अलग हैं, परंतु दोनों ही किसके अंतर्गत है, इस बड़े वाले सेक्शन के अंतर्गत है, सही है। तो इसके लिए एग्जांपल अगर बनाना होगा तो मैं क्या बना सकता हूं,
जैसे देखिएगा, जैसे मैंने ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे धनिया ले लिया मैंने, कोरिएंडर, धनिया। फिर मैंने ले लिया मसाले, ठीक है, और इधर मैं ले लेता हूं दालचीनी। करेक्ट है, सही है, ये ले लिया मैंने। देखो एक अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं जो एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है और आगे भी आया हुआ है। ठीक है, कोरिएंडर, स्पाइसेस, और साथ ही साथ इसको बोलते हैं चिनामन। करेक्ट है, आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कोरिएंडर, CORIANDER, कोरिएंडर, स्पाइसेस, ठीक है, और CHI, सॉरी सिनेमन बोलते हैं ना, CH नहीं CI, सिनेमन। ठीक है, स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो कंफ्यूज मत होना। ये कोरिएंडर, स्पाइसेस, सिनेमन। तो अब आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मसालों के अंतर्गत आएगा ना धनिया और भैया दालचीनी, दोनों ही। सही है कि नहीं? कोरिएंडर ले लो या सिनेमन ले लो, दोनों ही किसके अंदर आएगा? स्पाइसेस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ई ऑप्शन देखिए, ई ऑप्शन देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ई ऑप्शन का एग्जाम्पल देखना, मैंने ले लिया फादर। क्या ले लिया? फादर। मैंने ले लिया मेल, और मैंने ले लिया भाई साहब फीमेल, महिला, पुरुष और पिता। ठीक है, क्या ले लिया मैंने? पिता, पुरुष, और दोस्तों मैंने ले लिया महिला। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, महिला, पिता ना तो महिला है, महिला ना तो पिता हो सकता है, और महिला ना तो पुरुष हो सकती है, तो महिला तो अलग हो गई। और दुनिया के जितने भी पिता हैं, तो पिता कौन बनेगा? एक पुरुष ही तो बनेगा। दुनिया के जितने भी फादर होंगे वो सब क्या आएंगे? मेल कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। और ये तो कौन हो गया? ये तो फादर है, और ये फीमेल है। ये क्या है? ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। सही है कि नहीं? नेक्स्ट, अब आगे देखिए, अब आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना है भाई साहब जो देखिए पूरा एक तरीके से एक दूसरे के अंतर्गत तो है, परंतु बाहर वाले पोर्शन को थोड़ा सा कट कर रहा है। अब इसके एग्जाम्पल को समझिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने ले लिया दोस्तों मां, स्त्री, लेकिन अब अगर मैं बच्चा ले लेता इसकी जगह, सही है, जैसे पिता, पुरुष, और इसके साथ में क्या ले लेता? फीमेल की जगह चाइल्ड ले लेता। तो भैया बच्चे जो हैं वो मेल या फीमेल होंगे ना। दुनिया के सारे बच्चे, तो देखिए अब इसका एग्जांपल लिख देता हूं मैं, जैसे एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूं इसके लिए एग्जांपल। जैसे मैंने ले लिया फादर ही ले लिया, सपोज करिए, क्या ले लिया? फादर। फिर मैंने ले लिया मेल, फादर ले लिया, मेल ले लिया, और भाई साहब मैं यहां पर ले लेता हूं चाइल्ड, बच्चे। ठीक है, फादर, मेल और चाइल्ड। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, दुनिया के जितने भी फादर हैं वो सब क्या है? मेल कैटेगरी में आएंगे। भाई दुनिया के जितने भी फादर हैं वो क्या आएंगे? मेल कैटेगरी में तो आएंगे ही। परंतु चिल्ड्रंस की जब बात आएगी, बच्चों की बात आएगी, तो बच्चे तो पिता नहीं हो सकते ना, परंतु बच्चों में मेल और फीमेल कैटेगरी तो डिवाइड कर सकते हो आप। भाई दुनिया के जो बच्चे हैं वो मेल होंगे, फीमेल होंगे। सही है कि नहीं है? तो कुछ ही तो होंगे जो मेल होंगे, मेल कैटेगरी में रखोगे उनको, सबको थोड़ी मेल कैटेगरी में रख सकते हो। ये देखो, फादर और चिल्ड्रन तो अलग हो जाएगा, परंतु कुछ बच्चे जो हैं वो मेल कैटेगरी में भी आएंगे। करेक्ट है कि नहीं है? पुरुष और महिला कैटेगरी में आएंगे। सही है, तो इसमें हमने इस प्रकार से रख दिया। अब जैसे इसको देखो, अब ये इसको काटता हुआ बनाना है भाई साहब आपको। अब आपको भाई साहब पूरे के पूरा इस तरीके से काटता हुआ बनाना है। अब आपको अब काम नहीं चलेगा थोड़े से, अब आपको पूरा ही बताना है। अब देखना भाई साहब, यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। मान लीजिए दोस्तों मैंने ले लिया मदर, माता, और मैंने ले लिया दोस्तों फीमेल, महिला। ठीक है, वुमेन भी ले सकते हो। और मैंने ले लिया है दोस्तों यहां पे पुलिस। क्या ले लिया है भाई साहब? पुलिस ले लिया है मैंने। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, आ जाओ। क्या ले लिया? मदर, फीमेल, पुलिस। तो देखिएगा इधर, भाई दुनिया की जितनी भी माताएं हैं वो कौन बनेगी? फीमेल। भाई ऑब्वियस ही बात है, जो भी माता बनेगा वो कौन होगा? फीमेल तो होगी ही ना। सही है कि नहीं? करेक्ट है। जितनी भी भाई साहब मदर्स हैं वो सब कौन है? फीमेल तो हैं ही, महिलाएं तो हैं ही।
और पुलिस की बात जब आती है तो क्या दुनिया की सारी पुलिस मदर है क्या? जी नहीं, कुछ पुलिस ही होगी जो मदर होगी, कुछ पुलिस होगी जो फीमेल होगी, क्योंकि कुछ मेल भी होगी। तो कुछ पोर्शन कट करेगा किसका? पुलिस का। सही है कि नहीं? तो ये क्या बनेगा? माता महिला, माता महिला पुलिस। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल समझा रहा हूं कि भैया कौन सा ऑप्शन किस प्रकार से आप डिवाइड करेंगे। जैसे मेरे भाई यहां पर देखिए, अगर कोई फुल टाइम प्रोफेशंस होते, जैसे मैं देता इंजीनियर, डॉक्टर, है ना, क्या देता? इंजीनियर, डॉक्टर, और यहां दे देता मैं आपको पुलिस दे देता, सपोज करो। ठीक है, इंजीनियर, डॉक्टर या पायलट, यूं ले लो, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट। सही है कि नहीं है? तीन अलग अलग प्रोफेशंस हो गए, वो भी फुल टाइम प्रोफेशंस। अब जब भी तीनों गोले एक दूसरे को कट करें ना, तो या तो वो एज अ हॉबी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई प्लेयर है, खिलाड़ी है, सही है, अब वो फुटबॉल प्लेयर, हॉकी प्लेयर, और मान लो मैंने ले लिया टीचर, तो क्या एक टीचर फुटबॉल प्लेयर या हॉकी प्लेयर नहीं हो सकता? सही है नहीं? जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग समझना यहां पर, जैसे मैंने आपको दे दिया टीचर, टीचर, मैंने आपको दे दिया डांसर, डांसर, और मैंने आपको दे दिया म्यूजिशियन। ठीक है, मैंने आपको क्या दे दिया? म्यूजिशियन। करेक्ट है? यानी कि एक टीचर, अध्यापक, एक मैंने आपको दे दिया नर्तक, और एक मैंने आपको दे दिया म्यूजिशियन, यानी कि गीतकार। सही है? करेक्ट है? तो ये एज अ हॉबी को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या एक टीचर डांसर नहीं हो सकता? क्या डांसर म्यूजिशियन नहीं हो सकता? क्या म्यूजिशियन टीचर नहीं हो सकता? क्या उन तीनों के अंदर ऐसा पोर्शन कॉमन नहीं हो सकता जो डांसर भी हो, टीचर भी हो, म्यूजिशियन भी हो? ठीक है, तो जब हम हॉबीज की बात करते हैं या पार्ट टाइम जॉब्स की जब हम बात करते हैं, तब भाई साहब इस प्रकार के डायग्राम को हम लोग रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल अगर होते, मान लीजिए डॉक्टर, इंजीनियर, सही है कि नहीं? डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, पायलट होता। ठीक है, करेक्ट है कि नहीं? या डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर होता, तो ऑब्वियस सी बात है यार, डॉक्टर होगा फुल टाइम ही करेगा। भैया कोई पार्ट टाइम डॉक्टर ही सुना है क्या आपने कि डॉक्टर है, पार्ट टाइम डॉक्टर है, हा? या पार्ट टाइम लॉयर है? बताना भाई साहब। या पार्ट टाइम दोस्तों आपके पास में इंजीनियर बन गया हो कोई। करेक्ट है कि? तो मेरे भाई पार्ट टाइम और फुल टाइम भी समझना पड़ेगा, साथ में साथ आपको हॉबीज भी समझना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट टीचर, मैंने मान लीजिए बोल दिया गवर्नमेंट टीचर, सही है नहीं? अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है तो फुल टाइम जॉब करनी पड़ेगी, फिर उसको पार्ट टाइम कर नहीं सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा भी पढ़ा रहा है और वो गवर्नमेंट टीचर नहीं है, मान लीजिए नॉर्मली कोई और काम कर रहा है, मान लीजिए वो, ठीक है, एज अ हॉबी मैया टीचर है, टीचिंग का काम कर रहा है, आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ा रहा है, 1 घंटा भी अगर उसने पढ़ाया तो वो टीचर कहलाएगा, एज अ हॉबी भी वो कर सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि क्या लिखा है, गवर्नमेंट वर्ड यूज हो रहा है कि नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि आज तक कभी दिया तो है नहीं एग्जामिनर ने, परंतु आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब जैसे आई वाले डायग्राम को देखना भाई, ठीक है, आई वाला डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कुछ पोर्शन कट कर रहा है और एक अलग है, तो इसके तो बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया महिला, ठीक है, क्या ले लिया? जैसे महिला, मान लीजिए मैंने ले लूं मैं महिला, देखना इधर, अभी सारी कैटेगरी समझाऊंगा मैं आपको डिटेल में भी। फीमेल यानी ले लिया मैंने महिला, मैंने ले लिया पुलिस, ठीक है, और मैंने आपको यहां पे ले लिया केट, बिल्ली। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, पुलिस एक प्रोफेशन है, तो बिल्ली तो भाई साहब पुलिस बनेगी नहीं ना। क्या बिल्ली पुलिस बनेगी? क्या नहीं ना। क्या बिल्ली महिला होगी क्या भाई साहब? नहीं ना भाई साहब। सही है, करेक्ट है कि नहीं? तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा इधर, करेक्ट है, जैसे फीमेल ले लिया, पुलिस ले लिया मैंने, करेक्ट, और केट। एक काम करते हैं दोस्तों, यहां ले लिया मैंने बिल्ली, करेक्ट है, तो ये अलग हो गया ना, इसकी प्रजाति ही अलग हो गई। वो ये प्रोफेशंस की बात हो गई, तो कुछ पुलिस होगी जो महिला होगी, कुछ पुरुष भी होंगे पुलिस में। लेकिन केट तो अलग ही कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, केट को हम अलग कर देंगे भाई साहब। सही है नहीं?
करेक्ट है। नेक्स्ट इसको देखिए, जे वाले डायग्राम को देखिए, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं और उनके बीच में कॉमन है। तो जैसे आप लोग ले सकते हैं चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ जो है दोस्तों हरियाणा में भी आता है और भाई साहब पंजाब में भी आता है। सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं? तो चंडीगढ़ दोनों में कॉमन हो जाएगा, हरियाणा के अंदर भी आता है चंडीगढ़, और भाई साहब आप सभी को पता है कि पंजाब के अंदर भी आता है। करेक्ट है कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए। हरियाणा और पंजाब का कॉमन पोर्शन हो गया ना एक तरीके से, क्या, चंडीगढ़। इसी प्रकार से भारत में भी दोस्तों पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो मैं लिख सकता था पाकिस्तान, भारत और पंजाब। पंजाब एक जगह है, ठीक है, जिसके टुकड़े भले से हो गए हों लेकिन दोनों में ही कॉमन है ना, आज भी है पंजाब, वहां पे भी है पंजाब, यहां पे भी है। तो पंजाब का पोर्शन दोनों के लिए कॉमन कर सकते हैं हम। इसी प्रकार से आप यहां देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को समझना भाई, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को, यानी कि अंतर्गत हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दो चीजें हैं आपस में कट कर रही हैं, परंतु हैं दोनों इसके अंदर एक बड़े वाले पोर्शन के अंतर्गत है, इस बड़ी वाली क्लास के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल बताइए क्या बन सकता है। जैसे मैं ले सकता हूं दोस्तों इसके लिए एक बड़ा ही शानदार सा, जैसे म्यूजिशियन ले लूं मैं। अब म्यूजिशियन के अंदर वायलिन, वायलिनिस्ट भी ले सकता हूं, वायलिन बजाने वाले। सही है कि नहीं भाई, म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन के अंतर्गत कौन आएंगे, वायलिन बजाने वाले भी ले सकता हूं, और मान लीजिए और ऑर्केस्ट्रा या फिर वायलिन बजाने वाले भी ले लिए और ऑर्केस्ट्रा वाले भी ले लिए मैंने, सपोज करो। तो ऑर्केस्ट्रा वाले और साथ ही साथ दोस्तों वायलिन बजाने वाले वो आपस में भी तो रिलेट हो सकते हैं ना। सही है नहीं, करेक्ट है कि नहीं, जल्दी से बताइए, करेक्ट है कि नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया म्यूजिशियन, देखिएगा म्यूजिशियन, सही है, संगीतज्ञ, जिनको संगीत का ज्ञान है, म्यूजिशियन ले लिया। अब म्यूजिशियन के अंदर दोस्तों आप लोग देखिएगा, यहां पे गलत लिख दिया मैंने, संगीतज्ञ, म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतज्ञ। गीतकार अगर मैंने लिखा है तो यहां पे सिंगर कर लीजिएगा, ठीक है, को बोलते हैं हम सिंगर। तो ध्यान से देखिएगा, म्यूजिशियन, साथ ही साथ दोस्तों मैंने ले लिया वायलिनिस्ट, ठीक है, करेक्ट है, और साथ ही साथ मान लीजिए सिंगर ले लिया है मैंने। चलिए सिंगर ही ले लेता हूं, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। म्यूजिशियन यानी संगीतज्ञ, जिसको भी संगीत का ज्ञान है वो संगीतज्ञ है, चाहे भाई साहब वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो। सही है, जैसे वायलिनिस्ट, करेक्ट है कि नहीं है, वायलिनिस्ट मतलब वायलिन बजाने वाला, सिंगर मतलब गीतकार। तो भैया गीतकार भी क्या है, थोड़ा दिमाग लगाइए, गीतकार जो है वो कौन है दोस्तों, म्यूजिशियन तो है ही सही, संगीतकार तो है। और वायलिनिस्ट का मतलब हो गया कि भाई साहब वायलिन वादक। सही है, इसको क्या बोलेंगे, वायलिन वादक बोलेंगे, वायलिन वादक। थोड़ा दिमाग लगाइए, तो क्या वायलिन वादक जो है, ठीक है, क्या वो सिंगर नहीं हो सकता, कोई ऐसा सिंगर नहीं है, कुछ तो होंगे, कुछ सिंगर ऐसे होंगे जिनको वायलिन बजाना भी आता होगा, गिटार बजाना भी आता होगा, मान लीजिए गिटारिस्ट ले लिए, तो कुछ सिंगर होंगे जो गिटार भी बजाते होंगे, और दोनों ही किसकी श्रेणी में आएंगे, म्यूजिशियन की श्रेणी में आएंगे। सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, संगीतज्ञ की श्रेणी में आएंगे भाई साहब। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि जैसे दो सेक्शंस को या दो क्लासेस के बीच में जो रिलेशन हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, वो सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर दो चीजों के बीच में हमें रिलेशंस आइडेंटिफाई करना आएगा तभी तो हम लोग आगे जब एग्जाम के अंदर 3 सेक्शंस आएंगे, यानी कि 3 वर्ड्स लिखे हुए होंगे, उनमें रिलेशन हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज कर ही नहीं पाएंगे। सही है कि नहीं है। तो मैं एक एक करके दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ चीजें रख रहा हूं, ठीक है, ध्यानपूर्वक आप समझते जाइएगा और सीखते भी जाइएगा, बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं सीख पाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, ध्यान से देखिएगा। आइए चलिए एक एक करके हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूं, सपोज करिएगा मैंने रखा प्लूटो। आपको पता होना चाहिए क्या प्लूटो जो है, ठीक है दोस्तों, जल्दी से देखिएगा,
क्या प्लूटो जो है दोस्तों प्लेनेट है क्या? क्या प्लूटो प्लेनेट है क्या आज के समय पे? अब आपको साइंटिफिक चीजों के बारे में भी ध्यान रखना है, आपको ज्योग्राफिकली भी पता होना चाहिए, सही है कि नहीं? आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी दुनिया की कोई भी चीजें अब उठकर आ सकती हैं। ठीक है, मैंने ले लिया ग्रह, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लूटो जो है बोना ग्रह जिस पहले था, सही है कि नहीं, उसको ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे, तो याद रखिएगा उसका डायग्राम कैसा बनेगा, इस प्रकार से, दोनों अलग अलग। यस और नो, जल्दी से बताइए फटाफट से। दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट है। प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैं एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने रखा मछली, फिश, मैंने रख दिया वेल, ठीक है, ब्लू वेल। ठीक है, जैसे कि मैंने रख दिया यहां पे मछली, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्लू वेल जो है ना सर वो मछली है। जी नहीं, ब्लू वेल भले से पानी में है, पानी में रहता है, लेकिन भाई साहब वो मछली की कैटेगरी में नहीं आता है, दोनों अलग अलग होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ब्लू वेल जो है दोस्तों स्तनधारी जीव की कैटेगरी में आता है। ठीक है, किस कैटेगरी में आता है? स्तनधारी जीव की कैटेगरी में आता है, जिसको अंग्रेजी में आप लोग मैमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैमल, मैमल्स में आता है, मैमल्स कैटेगरी में आता है। अब मैमल्स क्या होते हैं इनके बारे में भी सुन लो। मैमल्स वो जीव होते हैं, हम भी मैमल हैं, याद रखिएगा, वे जीव जो अंडे नहीं देते हैं, बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, वो मैमल्स कैटेगरी में आते हैं, स्तनधारी जीवों की श्रेणी में आते हैं। और याद रखिएगा, ये धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा मैमल है। ठीक है, करेक्ट है, जो जल में भी है। ठीक है, और पूरे संसार में सबसे बड़ा जो मैमल है वो वेल है। ठीक है, कौन है? ब्लू वेल है। मनुष्य भी जो है ना वो मैमल है, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं यहां पर, अब मैमल्स की कैटेगरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कुछ डाउट हो सकते हैं, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। जैसे आपने ब्लू वेल लिखा, स्तनधारी जीव है, वैसे ही कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे रख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कहीं पर लिखा आता है डॉल्फिन, क्या लिखा आता है? डॉल्फिन, तो डॉल्फिन भी याद रखिएगा दोस्तों, डॉल्फिन जो है ना, डॉल्फिन जो है वो क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, डॉल्फिन स्तनधारी जीव है। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर लिखा आता है सील, पानी में पाया जाता है सील, ठीक है, करेक्ट है, सील, करेक्ट है, वो भी क्या है? स्तनधारी जीव में आता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको दूं, उड़ने वाले, उड़ने वाला तो नहीं बोलूंगा, जंप मारने वाला बोलूंगा। ठीक है, बैट, जिसको अपन बोलते हैं चमगादड़, तो याद रखिएगा मेरे भाई, चमगादड़ जो है ये भी क्या? स्तनधारी जीव है। तो कौन कौन सा? ब्लू वेल, डॉल्फिन, सील, बैट, ये सब स्तनधारी जीव है, मैमल्स में आते हैं। मैमल्स वो होते हैं जो अंडे नहीं देते हैं, फिर से बोल रहा हूं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, सही है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं है? और जिनमें स्तन पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? मैमल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये छोटी मोटी चीजें आप लोग ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज देखिए, मछली। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है शार्क, तो याद रखिएगा, शार्क जो है, शार्क जो है, शार्क क्या है? एक मछली है। शार्क क्या है? एक मछली है, याद रखिएगा। शार्क क्या है भाई साहब? फिश है, शार्क फिश है, शार्क मछली की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ चीजों के बारे में आप लोग जानकारी रख लीजिएगा। अब बात करते हैं बर्ड्स की। ठीक है, बर्ड्स क्या होते हैं भैया? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, तो बर्ड जो होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बर्ड्स, मान लीजिए मैंने लिखा है बर्ड्स, पक्षी। ठीक है, करेक्ट है। तो बर्ड्स क्या होंगे? सबसे पहली चीज तो भैया, बर्ड्स वो होंगे जिनके पास पंख होंगे। क्या होने चाहिए? पंख होने चाहिए, पंख होने चाहिए, चोंच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया? चोंच। और दूसरा क्या? अंडे देते हैं। बर्ड्स जो भी होते हैं वो सब कौन होते हैं? अंडे देते हैं, याद रखिएगा। बर्ड्स की ये तीन खासियत होती है कि बर्ड्स के पंख होने चाहिए, बर्ड्स की चोंच होनी चाहिए और बर्ड अंडे भी देने चाहिए।
जिनको नहीं पता है उनका मैं बता दूं भाई साहब, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं सबसे पहले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंग्लिश में आप भाई साहब लिखना चाहें तो बीक बोलते हैं इसको शायद, आई थिंक, है ना? हाँ, बीक ही बोलते हैं। चोंच मतलब बीक होनी चाहिए, पंख मतलब फेदर, फेदर होने चाहिए, और एग देने चाहिए। क्या देने चाहिए भैया? अंडे देने चाहिए। करेक्ट है, ये याद रखिएगा, ये पक्षी की खासियत है। और स्टार बनाकर लिख देना भाई साहब, चमगादड़। चमगादड़ आपको उड़ता हुआ जरूर दिखता है, लेकिन चमगादड़ पक्षी नहीं है। चमगादड़ क्या है? पक्षी नहीं है। चमगादड़ क्या है? चमगादड़ पक्षी नहीं है, वह मैमल है, स्तनधारी है। वो कौन है? मैमल है, एक स्तनधारी जीव है, याद रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां भी समझ लेना भाई साहब। अब मैं रेप्टाइल की बात कर रहा हूं। रेप्टाइल्स, जिनको हम लोग दोस्तों सरीसृप बोलते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए, वो मैं यहीं पे सबसे पहले बता रहा हूं। रेप्टाइल, सरीसृप। अब हमको ऐसा लगता है, नाम से ऐसा लग रहा है कि सरीसृप, रेप्टाइल्स, भाई रेप्टाइल का मतलब ये होगा कि हमेशा ही रहेंगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सांप एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, जैसे सांप, एग्जाम्पल के तौर पे आपने स्नेक ले लिया, ठीक है। स्नेक यानी कि सांप, सांप आपने ले लिया भाई साहब, ठीक है, ये रेप्टाइल है, ये रेंग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, लीजार्ड, लीजार्ड जिसको अपन बोलते हैं छिपकली, ठीक है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, क्रोकोडाइल हो गया, मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कछुआ, ठीक है ना, टर्टल, टर्टल जो है जिसको आप कछुआ बोलते हो भाई साहब, ये भी है। मगरमच्छ, घड़ियाल, एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो यहाँ पे, घड़ियाल, ठीक है, वो भी मगरमच्छ जैसा ही होता है, उसका मुंह आगे से बड़ा होता है, ठीक है। तो सांप हो गया, लीजार्ड मतलब छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, कछुआ, ठीक है। कौन हो गया? कछुआ, टर्टल जिसको अपन बोलते हैं कछुआ। तो कछुआ, घड़ियाल, ये सब के सब क्या है? सरीसृप हैं। अब आप कहोगे सर ये रेंगते कहां हैं? लीजार्ड कहां रेंगती है? मगरमच्छ कहां रेंगता है? इनके तो पैर होते हैं बकायदा, भले से इनके पैर होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। गिरगिट, ये फेमस एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम के अंदर आए हैं, ठीक है। तो घड़ियाल, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, गिरगिट, ये सब रेप्टाइल्स हैं। अब इनकी खास बात ये होती है कि जिनके शरीर का आगे का भाग, भले से पैर होते हैं, भले से ये पैर होते हैं इनके, ठीक है, लेकिन शरीर का आगे का भाग, आगे का भाग जो है जमीन के टच हो रहा होता है ना, ठीक है, तो भी ये सरीसृप कैटेगरी में आते हैं। आपने छिपकली को चलते हुए देखा होगा दीवार पे, वो भैया बिल्कुल पैर भले से होते हैं, लेकिन उसके शरीर का आगे का सीने का जो भाग होता है ना, वो भी किसके टच हो रहा होता है? उसके दीवार के टच हो रहा होता है। ऐसे ही आपने मगरमच्छ को दे रहा होगा, मगरमच्छ भैया पैर जरूर होते हैं उसके, लेकिन भैया उसके शरीर का आगे का भाग जमीन के टच हो रहा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिनके शरीर के आगे का भाग टच हो रहा होता है, ठीक है, किसी सरफेस के, और भाई साहब उनके पैर भले ही हों, लेकिन वो सरीसृप कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, क्या कछुआ एम्फीबियन है, उभयचर जीव है? जी नहीं, उभयचर जीव की भी कैटेगरी होती है भाई। उभयचर जीव होने के लिए आपके पास एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। जैसे कछुआ है, तो कछुए के ऊपर की जो शेल होती है, ठीक है ना, वो हार्ड शेल कह सकते हैं अपन, सॉफ्ट शेल थोड़ी ना होती है, हार्ड शेल होती है। तो कुछ कुछ कैटेगरीज है एम्फीबियन में भाई साहब। एम्फीबियन भाई कौन होते हैं? देखिए ये कछुआ जो है, जैसे मेंढक है, मेंढक प्योर एम्फीबियन है। क्यों है? अब हालांकि वो भी जमीन पे आता है, उसमें भी चला जाता है, पानी में भी। तो लार्वा, ये जो इनके जो अंडे होते हैं ना, ठीक है, वो लार्वा की फॉर्म में होते हैं। किसके हैं? मेंढक के। लेकिन कछुए के थोड़ी ना होते हैं लार्वा की फॉर्म में,
तो कुछ कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो एम्फीबियन और सरीसृप को अलग करती हैं, ठीक है, करेक्ट है कि नहीं, जल में रहने वाले एक्वेटिक और एम्फीबियन को भी अलग करती हैं। तो मैं आपको बस एग्जांपल के तौर पे आप लोग याद कर लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। टर्टल क्या है भैया? सरीसृप है। टर्टल क्या है? सरीसृप है। कछुआ क्या है? सरीसृप में आता है, रेप्टाइल कैटेगरी में आता है। लेकिन उसी की जगह दोस्तों मेंढक, फ्रॉग, ये क्या आता है? एम्फीबियन में आता है। एम्फीबियन, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं? उभयचर। करेक्ट है, वो हार्ड शेल है उसकी, इसलिए उसको एम्फीबियन कैटेगरी में नहीं रखा है। सॉफ्ट शेल है, ठीक है, मेंढक के ऊपर की जो परत होती है, एक तो स्किन, दूसरी चीज, ठीक है, टर्टल जो है ना दोस्तों, मॉइस्चर, उसके ऊपर की जो शेल है ना, मॉइस्चर नहीं होता है उस पर। आप हमेशा जब भी देखेंगे टर्टल को बाहर निकालेंगे, एकदम ठोस दिखेगा, एकदम हार्ड दिखेगा उसके ऊपर की शेल, ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, उस पर मॉइस्चर नहीं होता है। लेकिन भाई साहब आप जब फ्रॉग को देखेंगे, मेंढक को देखेंगे, तो उसके ऊपर की जो शेल होती है सिल्की होती है, ऊपर से उसके ऊपर मॉइस्चर होता है, वो जमीन में और पानी में दोनों में रह सकता है, सांस ले सकता है, ठीक है। पैदा वो मेंढक जो होते हैं ना, 99.99% मेंढक जो पानी में ही पैदा होते हैं, फिर बाद में दोस्तों सांस जब वो वयस्क हो जाते हैं ना, ठीक है, तो फिर वो एयर को जो क्या करते हैं दोस्तों, ब्रीथ करने लगते हैं लंग्स के माध्यम से, ठीक है, बाहर आकर। तो कह सकते हो आप लोग, ये चीज ध्यान रखो कि मेंढक जो है भाई साहब एम्फीबियन क्या है? एम्फीबियन है, उभयचर है, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये आपने देख ली होंगी, बाकी हैबिट के आधार पर हम लोग देखते रहेंगे। जैसे भाई सीधी सी मैं आपको एक बात बताऊं, भाई जानवरों को उनकी हैबिट जो आदतें हैं उनके आधार पर भी तो बांटा गया है भाई, ये तो ठीक है, सही कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है। अब आपको मैं बता दूं, ये जितने भी अभी तक के जानवर आपने पढ़े, क्या इन सब में रीढ़ की हड्डी होती है? आप बोलोगे यस सर, इन सब में रीढ़ की हड्डी होती है। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी है उन वाले जानवरों को अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। उनमें से क्या क्या हो गए पढ़ लिया आपने मैमल्स पढ़ लिए, स्तनधारी जीव पढ़ लिए, बर्ड्स पढ़ लिए, रेप्टाइल्स पढ़ लिए, एम्फीबियन पढ़ लिए, उभयचर जीव पढ़ लिए, सही है कि नहीं। एक्वेटिक पानी में रहने वाले फिश वगैरह, ये सब जलीय जीव भी पढ़ लिए आपने। अब मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है ना, वो भी बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे कीट पतंगे, सही कि नहीं, मधुमक्खी हो गई, मक्खी हो गई, इनमें कोई रीढ़ की हड्डियां थोड़ी ना होती हैं, सही। तो बिना रीढ़ की हड्डी वाले वो भी हैं, उनको भी जानवर की कैटेगरी में रखा हुआ है। मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य भी एक सामाजिक जानवर, यूं कह सकते हो आप। पूरी की पूरी सृष्टि को दो ही पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एनिमल्स और दूसरा भाई साहब पादप। तो जितने भी भाई साहब लिविंग है ना, जिनके अंदर सांस है, कोशिकाएं हैं, भाई साहब यूं समझ लो कि वो सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, वो सारे के सारे एनिमल्स कैटेगरी में हैं, ठीक है। फंगस वगैरह ये सब शैवाल, मतलब कहने का मतलब ये है कि छोटे से छोटा इंसेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। किसको? हाउस फ्लाई, मधुमक्खी, मक्खी, तितली, ये सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं? मच्छर वगैरह, ये सब के सब इंसेक्ट की कैटेगरीज में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, मकड़ी होती है, उसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। 8 पैर वाले, 6 पैर वाले जो भी कीड़े होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट, उनको भी हमने, उनकी अलग अलग कैटेगरीज है, लेकिन वो सब भी क्या है? जानवर ही हैं, याद रखिएगा। जो उड़ रहा है पक्षी, वो भी जानवर है। जो तैर रहा है पानी में, वो भी जानवर है। जो थल पर है, जल पर है, सही है, वो सब क्या है? जानवर हैं, यूं समझ लेना भाई साहब। अब हैबिट उनकी अलग अलग हो सकती है, मैंने बोला जैसे हैबिट वाइल्ड हो सकती है, डोमेस्टिक हो सकती है। जैसे जंगली जानवर, लोयन वगैरह, उनको पालते थोड़ी हो। दूसरे पालतू जानवर, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, ठीक है, मेमना, इन सबको आप पालते हो, ठीक है, तो ये सब डोमेस्टिक हो गए। तो कुछ भी आ सकती है कैटेगरीज, वहां पे कोई भी आ सकती है। एग्जाम्पल जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे, और बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आती जाएगी। अब मेरे भाई एक चीज समझना इधर भाई, एक तो हैबिट हो गई, आदत हो गई। दूसरा, उनकी डाइट के आधार पर भी आप जानवरों को कैटेगराइज कर सकते हो, उनकी कैटेगरी बना सकते हो। जैसे शाकाहारी जानवर, मांसाहारी जानवर, ठीक है, करेक्ट है कि नहीं। और जो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, उनको सर्वाहारी बोला जाता है, ऑमनीवोरस, ठीक है ना, करेक्ट है कि नहीं। जल्दी से बता दो, एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, और तीसरा कौन सा होता है? सर्वाहारी, जो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। जैसे मनुष्य ले सकते हो, मनुष्य शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, बात समझ में आ रही। कुत्ता भी क्या शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है भाई साहब, करेक्ट है।
हो गई बात समझ में? उसको ऑमनीवोरस बोलते हैं। चलो भाई चलते हैं अब आगे और बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आएगी। करेक्ट है? चलो करें, चलें आगे चलें। अब कुछ कुछ चीजें इसके अलावा भी डिफरेंट हो सकती हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूं। जैसे दोस्तों मैंने एक एग्जांपल ले लिया नर्स, नर्स, ठीक है, और मैंने यहां पर ले लिया मैं ले लूं पुरुष, सपोज करिए, ये ले लिया मैंने, नर्स ले लिया मैंने यहां पे, ठीक है। यहां पे क्या ले लिया मैंने? नर्स। इधर ले लिया मैंने पुरुष। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो नर्स मैंने लिखा है ना, आप ये मत सोचना कि नर्स हमेशा फीमेल ही होती है। ये प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक प्रोफेशन है भाई साहब, सही है कि नहीं? करेक्ट है? बात समझ में आ रही है? ये क्या है? एक प्रोफेशन है नर्स। अब नर्स मेल भी हो सकता है, नर्स फीमेल भी हो सकता है, याद रख लेना। क्या दुनिया के सारे नर्स मेल होंगे, दुनिया के सारे नर्स फीमेल होंगे? नहीं कह सकते। हाँ, कुछ नर्स होंगे जो मेल भी होंगे। या ये मत सोचना कि नर्स हमेशा फीमेल ही होती है, जी नहीं। हालांकि हम लोग जो मेल जो नर्स होते हैं उनको आप लोग बोलते हो वार्ड बॉय, है ना, वार्ड बॉय या वार्ड गर्ल। गर्ल को तो आप नर्स बोल देते हो, लेकिन मैं आपको एक कैटेगरीज बता रहा हूं भाई साहब, थोड़ा प्रैक्टिकली समझना। वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल, भैया याद रखिएगा, नर्स एक प्रोफेशन है। हालांकि हम लोग 99.99% हमारी आदत बन चुकी है कि हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, देखते हैं तो नर्स हमें लगता है कि बस ये फीमेल जो है जो काम कर रही है वहां पर इंजेक्शन वगैरह लगा रही है, पूरे चार्जशीट वगैरह बना रही है, तो भैया वही जो है अपनी पूरी की पूरी क्या है, वो नर्स है। ऐसा नहीं है, जो मेल भी हो सकते हैं नर्स, फीमेल भी हो सकते हैं नर्स, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों मैं ले लूं सर्जन, डॉक्टर, कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है, ठीक है। सर्जन, सर्जन, सर्जन और डॉक्टर, ठीक है। सर्जन और डॉक्टर मैंने ले लिया, मान लीजिए सपोज करिए सर्जन डॉक्टर ले लिया भाई साहब। तो हमें लगता है कि दुनिया में जो भी डॉक्टर है वो सर्जन है, जी नहीं। दुनिया के जितने भी सर्जन हैं, सर्जन बनेगा वही जो डॉक्टर होगा, सही है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं? परंतु दुनिया के सारे डॉक्टर थोड़ी ना सर्जन है। अरे नाक गले हैं भाई साहब, उसने मान लो सर्जरी करना सीखा ही ना हो, सिर्फ उसके बारे में पढ़ा हो, डॉक्टर वो बन गया हो। दांतों का जो डॉक्टर है जरूरी थोड़ी कि वो सर्जन भी हो। तो याद रखिएगा ये सर्जन, दुनिया के सारे सर्जन डॉक्टर होंगे, परंतु दुनिया के सारे डॉक्टर सर्जन होंगे ये नहीं कह सकते। जो सर्जन बना है इसका मतलब उसने डॉक्टरी की है, परंतु जिसने डॉक्टरी की है वो पूरे के पूरे सर्जन होंगे ऐसा हम नहीं कह सकते। तो याद रखिएगा सर्जन डॉक्टर के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बाकी आप और आगे आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो समझते जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस से चलते हैं यार, क्वेश्चन से समझते हैं, जल्दी से बता दो। एक तो ये चीज हो गई, दूसरा मैंने आपको बोला था ना हॉबीज से रिलेटेड, है ना, हॉबीज से रिलेटेड फुल टाइम पार्ट टाइम ये सब। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया इंजीनियर, इंजीनियर ले लिया, मैंने ले लिया डॉक्टर, सही है, मैंने ले लिया लॉयर। तो भैया ये जो प्रोफेशंस हैं, ये जितने भी प्रोफेशंस हैं, प्रोफेशंस हैं, अब ये फुल टाइम प्रोफेशंस हैं कि पार्ट टाइम प्रोफेशंस हैं? तो आप कहोगे सर ये फुल टाइम भी हो सकते हैं, पार्ट टाइम भी हो सकते हैं। आप फुल टाइम किसको बोलोगे? भैया पहली बात तो याद रखिए ना कि आपके पास प्रोफेशंस जो आपके प्रोफेशनल है तो उसके पास आपके पास कोर्स होना चाहिए। उसके लिए आपने डिग्री ली हो, या तो डिग्री ली हो, डिप्लोमा किया हो, डिग्री ली हो, डिप्लोमा किया हो आपने। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? करेक्ट है, समझ में आ रहा है? और उसके अलावा आप कम से कम 5 से 6 घंटे जॉब करते हो, 5 से 6 घंटे की क्या हो भैया, वर्किंग हो आपकी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब, आप पैसा भी कमा रहे हो, आपको पैसे भी मिल रहे हो भैया। हाँ, अगर पैसे नहीं मिल रहे तो फिर आप उस प्रोफेशन में नहीं आएंगे, उसको फुल टाइम नहीं बोल सकते फिर आप। देखिए प्रोफेशन 2 टाइप के होते हैं, फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है।
ऐसी बात नहीं, फुल टाइम भी हो सकता है और पार्ट टाइम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन मेरे भाई 99.99% केसेस में एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जहां कहीं पर भी चीज आ गई तो वो एज अ हॉबी कंसिडर कर सकते हो आप, एज अ हॉबीज हो सकता है। जैसे आप कबड्डी के प्लेयर हो, अब फुल टाइम कबड्डी के प्लेयर हो पॉसिबल नहीं है ना, वो एज अ हॉबी आप लोग ले सकते हो कि हाँ कबड्डी खेलना आपको पसंद है, ठीक है। हाँ अगर आप उससे पैसा कमा रहे हो कबड्डी खेलते हुए, आप भैया प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल उस वे में चले गए आप, ठीक है, आपका जीवन का एक ही मकसद हो गया कि मुझे तो बस कबड्डी खेलनी है, अपने आप पे ही काम करना है और इसी से पैसा कमाना है, तो उसको हम फुल टाइम में काउंट करेंगे। लेकिन भाई साहब डिपेंड करेगा कि आप नेशनल प्लेयर हो कि नहीं है, कबड्डी के नेशनल प्लेयर हो या इंटरनेशनल प्लेयर हो, डिपेंड करता है ना। ऐसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टीचर का, तो गवर्नमेंट टीचर लिखा हुआ है तो हम फुल टाइम में काउंट कर लेंगे उसको। और अगर भाई साहब अगर लिखा हुआ है ओनली टीचर, तो एज अ हॉबी, इसका मतलब कोई पढ़ा सकता है व्यक्ति, उसको एज अ आप पार्ट टाइम गिन सकते हो, एज अ हॉबी आप गिन सकते हो। लेकिन भाई साहब अगर आपको डॉक्टर बनना है, पुलिस वाला बनना है, लॉयर बनना है, ठीक है, करे इंजीनियर बनना है, तो ये आप फुल टाइम प्रोफेशंस में ही काउंट करोगे, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। तो सिंगिंग करना, डांसिंग करना, ठीक है, ये आप पार्ट टाइम कर सकते हो, एज अ हॉबी आप लोग ले सकते हो इनको, ठीक है, करेक्ट है कि नहीं। शौकिया तौर पर आप जिन चीजों को कर सकते हो, ठीक है, उनकी कैटेगरीज अलग होगी, वो एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे, एक लॉयर इंजीनियर हो या नहीं है, परंतु दोनों के प्रोफेशन अलग गिने जाएंगे। एक डॉक्टर का प्रोफेशन अलग होगा क्योंकि उसके लिए डिग्री लगेगी, डिप्लोमा लगेगी। लॉ करने के लिए भाई साहब, मैनेजर बनने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, सही है कि नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ेंगे, कम से कम 5-6 घंटे की वर्किंग रखनी पड़ेगी, उससे आपका पैसा भी कमाया जाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन से और बेटर तरीके से समझ में आएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन से और बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी तक सिर्फ मैंने समझाया है, अभी तक मैंने क्वेश्चंस के माध्यम से दोस्तों आपको नहीं बताया। अभी भी मैं पहले, सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चंस रख भी रहा हूं ना, तो मैं 4 ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूं फिलहाल। मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले एक बार सीख जाएं। मैं आपके सामने प्रॉपर एक क्वेश्चन रखूंगा, लेकिन उस क्वेश्चन के सामने इतने सारे डायग्राम रखूंगा ताकि आप लोग आदी हो जाएं कि हाँ यार किस डायग्राम को कहां किस में सेट करना है सबसे सूटेबल, ठीक है, करेक्ट है। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। जैसे हिरण, भेड़िया और प्राणी, तो आप सभी लोग जानते हैं यार ये प्राणी हो गया, और भेड़िया और हिरण दो अलग अलग जानवर हैं, उनकी कैटेगरीज अलग अलग हैं, लेकिन उन दोनों के अंदर प्राण तो है ना, तो यानी ये वाला डायग्राम बनेगा। अब अगर ये वाला डायग्राम बनेगा तो सीधा सीधा मैं क्या बोलूंगा कि इसका डायग्राम क्या है, डी डायग्राम, ठीक है। मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूं। अब यहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, ध्यान से देखना, तहसील, जिला और पंचायत, ध्यान से देखना, तहसील, जिला और पंचायत। अब आप कहोगे सर ऑब्वियस सी बात है, सर ऑब्वियस सी बात है कि तहसील हो गया, सही है, तो ऑब्वियस सी बात है पंचायत कहां पर होगी, तहसील के अंदर। तहसील कहां होगी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सारे एक दूसरे के अंतर्गत आ गए ना, सारे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अंतर्गत आ जाएंगे, करेक्ट है कि नहीं। पंचायत गांव में होती है, गांव किस में होंगे, तहसील में होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और तहसील किस में होगी, डिस्ट्रिक्ट में होगी, करेक्ट है, सही है। तो कौन सा डायग्राम बनेगा, सारे एक दूसरे के अंतर्गत, यानी ए डायग्राम। इसका क्या बनेगा, ए डायग्राम। औषधि, पुरुष और चिकित्सक, तो देखना डॉक्टर जो बनेगा वो एक आदमी ही बनेगा ना, सही है कि नहीं है, परंतु दुनिया के सारे डॉक्टर के आदमी ही होंगे क्या, जी नहीं, कुछ डॉक्टर होंगे जो आदमी होंगे। अब बात आती है मेडिसिन की, औषधि, तो औषधि तो अलग चीज हो गई ना यार, औषधि तो क्या हो गई भाई, एक अलग चीज हो गई, कैटेगरी ही अलग हो गई ना, उसका पुरुष से संबंध है ना डॉक्टर से संबंध है। तो क्या डायग्राम बनेगा, आई वाला डायग्राम बनेगा। आप डायग्राम बनाते जाओ, ऑटोमेटिकली आपकी चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। 4 ऑप्शंस अगर मैंने दे दिए ना तो लिमिटेड हो जाओगे, अभी वो भी करवाऊंगा, परंतु उससे पहले ये देख लो, जैसे पक्षी है, तोता है, चिकित्सक है। अब एक बात बताइए, तोता कौन है, एक पक्षी तो है ना, और चिकित्सक की कैटेगरी अलग हो गई, सही है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा, और ये डायग्राम किस में है, ई में है, ठीक है। तो इस प्रकार से करते जाओ, मजा आएगा आपको। आ जाइए नेक्स्ट, आगे करते हैं। दिन, ध्यान से देखना भाई, दिन, महीने और घंटे दे दिए,
अब आप देखिए कि भाई घंटे मिलकर ही दिन बनाएंगे और दिन मिलकर ही क्या बनाएंगे, महीना बनाएगा। तो सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो गए कि नहीं, सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो गए। डायग्राम कौन सा बना, ए। चलिए नेक्स्ट, बड़ा ही प्यारा और बेहतरीन प्रश्न में बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, और ये क्वेश्चन नंबर 4 था। फिर नेक्स्ट हमने ये ले लिया क्वेश्चन नंबर 5, और आगे ये क्वेश्चन नंबर 6। दूरदर्शन का माध्यम टीवी, कार्यक्रम और विज्ञापन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ऑब्वियस सी बात है यार, हाँ, टेलीविजन चैनल, तो टेलीविजन के चैनल पर टीवी के प्रोग्राम ही तो चलेंगे। टीवी के प्रोग्राम टीवी चैनल पर नहीं चलेंगे तो और किस पर चलेंगे? तो भैया थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखना इधर। आप बोलोगे सर टीवी के प्रोग्राम तो टीवी चैनल पर ही चलेंगे ना, यस और नो, जल्दी से बता दो। टीवी के प्रोग्राम तो टीवी चैनल पर ही चलेंगे ना। अब बारी आती है एडवर्टाइजमेंट की। क्या टीवी के प्रोग्राम के अंदर किसी चीज का क्या एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है? आप बोलोगे होता है। भाई टीवी का प्रोग्राम जो होता है, क्या उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट नहीं होते हैं? क्या उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट होते हैं, परंतु क्या दुनिया के सारे एडवर्टाइजमेंट टीवी चैनलों पर या टीवी के प्रोग्रामों में ही होते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं सर, रेडियो के माध्यम से भी एडवर्टाइजमेंट होता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी एडवर्टाइजमेंट होता है। तो हम लोग सीधा ये कह सकते हैं कि भैया टीवी के जो प्रोग्राम है, टीवी प्रोग्राम जो है, ठीक है, क्या है, टीवी प्रोग्राम। देखना इधर, ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहां पे मैं बना देता हूं, टीवी के जो प्रोग्राम है वो कहां पे चलेंगे? टीवी चैनलों पर ही चलेंगे। और एडवर्टाइजमेंट की बात आएगी, ये एडवर्टाइजमेंट होगा। एडवर्टाइजमेंट की जब बात आएगी तो सर ऑब्वियस सी बात है, एडवर्टाइजमेंट टीवी प्रोग्राम यानी टीवी चैनलों पर भी चलेंगे या रेडियो पर भी चलते हैं कुछ, इसलिए थोड़ा सा ही पोर्शन हमने कट किया है। तो कौन सा डायग्राम बनेगा? जी डायग्राम। आ जाइए अगला, धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान नहीं करने वाले और इंजीनियर। एक डायग्राम और बना लेना भाई साहब। चलो यहां पर आ ही गया है तो यहां मैं बना देता हूं एल नंबर का डायग्राम। ये कैटेगरी है धूम्रपान करने वालों की, ये कैटेगरी है धूम्रपान नहीं करने वालों की, सही है कि नहीं? और बात आती है इंजीनियर्स की, तो इंजीनियर दो ही कैटेगरी में आएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है यार, थोड़ा दिमाग लगाइए भाई। ये धूम्रपान, ये स्मोकर्स, ये नॉन स्मोकर्स, ये धूम्रपान करने वाले, ये धूम्रपान नहीं करने वाले, और ये हो गया इंजीनियर भैया। ये कौन हो गया? इंजीनियर हो गया। एल डायग्राम, के बाद एल, 12वें नंबर का डायग्राम हमने बनाया है, ठीक है। कौन सा बनेगा? एल नंबर का डायग्राम बनाया मैंने। तो ऑब्वियस ही बात है, इंजीनियर हैं, दुनिया के जितने भी इंजीनियर हैं उनको दो ही तो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान नहीं करने वाले। सही नहीं है? करेक्ट है कि नहीं है? अगर ये डायग्राम नहीं होता, अगर ये डायग्राम नहीं होता एग्जाम के अंदर, फिर इसकी जगह पे कौन सा डायग्राम देगा? सी वाला। धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान नहीं करने वाले, दो अलग अलग कैटेगरी हैं, और उनमें कॉमन कौन हो गया भाई साहब? इंजीनियर हो गया। तो सबसे सूटेबल तो ये डायग्राम है। अगर ये नहीं दिया है तो फिर ये जरूर देगा, ध्यान रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, स्त्री, माँ और बच्चे। तो दुनिया की जितनी भी माएँ हैं यार, वो स्त्रियां ही तो हैं, स्त्री ही तो बनेगी। दुनिया की जितनी भी माँ हैं, माँ कौन बनेगा? मदर कौन बनेगा? एक वुमेन ही तो बनेगी। अब बात आती है चाइल्ड की, बच्चों की। तो एक बच्चा माँ तो नहीं हो सकता, परंतु बच्चा वुमेन कैटेगरी में तो रख सकते हैं ना, मेल फीमेल या मैन वुमेन, सही है कि नहीं? करेक्ट है। तो ये चाइल्ड हो गया, यानी इस प्रकार का डायग्राम बनेगा जो कि कहाँ आएगा? एफ में आएगा। अगला देखिए, भोजन, मूली और सब्जी। तो ऑब्वियस सी बात है, मूली किस में आएगी? वेजिटेबल्स में आएगी, और वेजिटेबल्स क्या है? फूड का ही काम करेंगे, तो सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो जाएंगे। यानी ये कौन सा हो गया? ए डायग्राम हो गया। क्या हो गया भैया? ए। अगला देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, घर, टेबल और लालटेन बनाओ भाई साहब। घर, टेबल और लालटेन। अब कुछ लोग कहेंगे सर घर के अंदर टेबल भी होती है, घर के अंदर लालटेन होती है, तो क्या करूं उसमें? घर के अंदर तो हजारों चीजें होती हैं, एसी भी होता है, पंखा भी होता है,
अरे है तो अलग अलग है ना, वस्तुएं तो अलग अलग है ना भाई। लालटेन एक अलग वस्तु है, टेबल एक अलग वस्तु है, और घर एक अलग है ना भैया। तीनों के भाई साहब आप देखें कैटेगरीज तो हैं तो अलग अलग वस्तु। ये तो वही बात हो गई, हाथी गाय कुत्ता। तो हाथी गाय कुत्ता भले जानवर हैं किसी ना किसी, पर हैं तो अलग अलग ना। तो सेम वही है, घर टेबल लालटेन, घर अलग है, टेबल अलग है, लालटेन अलग है, सबकी कैटेगरीज अलग अलग है। दैट मीन्स बी ऑप्शन। चलो अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर 11, फूल कपड़ा और लाल। अब देखना, दुनिया के सारे फूल क्या लाल होंगे क्या? परंतु कुछ तो होंगे। दुनिया के सारे कपड़े क्या लाल होंगे क्या? अरे कुछ तो होंगे। क्या फूल कपड़ा होगा क्या? जी नहीं। क्या कपड़ा फूल होगा? आप कहोगे नहीं। तो सर ये लाल, कुछ फूल होंगे जो लाल होंगे, कुछ कपड़े होंगे जो लाल होंगे। तो ये हो गया रेड, ये क्लॉथ और ये फ्लावर। कौन सा डायग्राम? सी डायग्राम। आगे, पति पत्नी और परिवार। पति पत्नी और परिवार भाई साहब, तो परिवार के अंदर पति भी होगा, परिवार के अंदर पत्नी भी होगी, है ना। परिवार के अंदर पति भी होगा, परिवार के अंदर पत्नी भी होगी, लेकिन पति पत्नी दोनों ही क्या होंगे? अलग अलग होंगे ना। होंगे परिवार में ही, परंतु दोनों होंगे अलग अलग। ये डी ऑप्शन। अगला देख लो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 13, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज भाई साहब, तो दुनिया की एक बात बताइए, दुनिया के जितने भी चतुर्भुज हैं, चाहे सम चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के अंतर्गत तो आएंगे ही। और बहुभुज क्या होती हैं? जिनके अंदर बहुत सारी भुजाएं होती हैं, बहुत सारी साइड्स होंगी, वो बहुभुज हो गया, पॉलीगन हो गया। तो भैया एक चतुर्भुज पॉलीगन तो है ही, और भाई साहब ऑब्वियस ही बात है, समांतर चतुर्भुज भी क्या है? एक चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज है, और चतुर्भुज किसके अंदर है? पॉलीगन के अंतर्गत आएगा। सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो गए, तो ए ऑप्शन हो गया कि नहीं? मजा आ रहा है दोस्तों? जल्दी जल्दी देखते जाओ, बहुत ही आनंद वाले प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला देखिए दोस्तों, बहुत आनंद आएगा अब आपको। फ्रेंड, स्ट्रीट वॉकर और एक्टर। अब मैंने आपसे कहा था ना कि यहां पर एज अ हॉबी वाली चीजें बहुत आएंगी। एक दोस्त क्या पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता है? क्या एक पथ प्रदर्शक अभिनेता नहीं हो सकता है? तो एज अ हॉबी वो एक्टिंग का काम कर रहा हो। देखो फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, लेकिन एक एक्टर क्या किसी का फ्रेंड नहीं होगा, या कोई स्ट्रीट वॉकर नहीं होगा, पथ प्रदर्शक नहीं होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मैं मानता हूं सारे एक्टर फ्रेंड नहीं होंगे, परंतु कुछ एक्टर तो किसी के फ्रेंड होंगे, और कुछ स्ट्रीट वॉकर भी होंगे जो सड़कों पे चलते होंगे। सही नहीं है? करेक्ट है कि नहीं? हवा में थोड़ी उड़ते होंगे हमेशा। तो देखिए क्या आएगा, एच वाला डायग्राम बनेगा। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको देखिए एग्जाम्पल इसके सेट होने लग जाएंगे, आपको पता चलने लग जाएंगे कब अलग होंगे, कब साथ में होंगे। एज अ हॉबी, एज अ पार्ट टाइम अगर कोई काम करेंगे तो भैया याद रखिएगा वो एक दूसरे में क्रॉस करेंगे। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और इसको दोस्तों इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत ही प्यारा प्रश्न। पर्वत, जंगल, पृथ्वी। अब आप सभी लोग जानते हैं भैया, जब भी हम बात करेंगे तो हम तो हमारे ग्रह की ही बात करेंगे ना। सही है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं? तो भैया आप लोग देखिए, पर्वत, जंगल और पृथ्वी की बात हो रही है अब यहां पर। आप मुझे एक बात बताइए, जो जंगल हैं वो कहां पर हैं? पृथ्वी पर ही हैं। जो पर्वत हैं वो भी कहां पर हैं? पृथ्वी पर ही। परंतु कुछ जंगल इतने बड़े होंगे जिनमें पर्वत होंगे। सही है कि नहीं है? क्या सारे पर्वत क्या जंगलों में ही है क्या? परंतु कुछ तो होंगे। और भैया कुछ पर्वत इतने बड़े होंगे जिनमें जंगल फैले हुए होंगे, ये भी तो हो सकता है। सही है कि नहीं? करेक्ट है। जैसे आप मानसरोवर कैलाश की उत्तराखंड में जाते हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं जिनमें जंगल हैं भाई साहब। सही है कि नहीं? लंबे लंबे बहुत किलोमीटर तक। तो आप लोग देखिए ये अर्थ, इस पृथ्वी पे भाई साहब जंगल हैं, उनमें से कुछ पर्वतों पे हैं, पर्वत कुछ जंगलों में। सही है कि नहीं? करेक्ट है। तो ये अर्थ, ये माउंटेन, ये फॉरेस्ट। तो ऐसा डायग्राम देख लो कहां पर है, ये डायग्राम।
अगला देख, महिला, मां और डॉक्टर। महिला, मां और डॉक्टर। दुनिया की जितनी भी माएँ हैं वो महिलाएं हैं। दुनिया की जितनी भी माएँ हैं वो महिलाएं हैं, और उनमें से कुछ ऐसी होंगी जो डॉक्टर भी होंगी। दुनिया की सभी मदर्स वो कौन होंगी? वुमेन तो होंगी ही, परंतु कुछ डॉक्टर ऐसी भी होंगी जो मदर भी होंगी, वुमेन भी होंगी। सही नहीं है? करेक्ट है। तो ऐसा वाला डायग्राम बनेगा जो इस प्रकार से कट कर रहा होगा। आंसर क्या बनेगा? जी ऑप्शन। आगे देखिए, ये देखिए, ये आ गया क्वेश्चन, आ गया देखिए। म्यूजिशियन, मैंने सिंगर लिया था, यहां पे ऑर्केस्ट्रा वाले ले रखे हैं। सही नहीं है? तो देखिए, वायलिन बजाने वाले हों या ऑर्केस्ट्रा वाले हों, वो सभी म्यूजिशियन, संगीतज्ञ तो हैं ही, संगीत की समझ तो उनको है ही, परंतु कुछ ही वायलिन, सारे के सारे वायलिन बजाने वाले क्या ऑर्केस्ट्रा वाले होंगे? जरूरी थोड़ी ना है। हाँ, कुछ वायलिन बजाने वाले ऑर्केस्ट्रा वाले होंगे, और वो सारे के सारे किस में आएंगे? म्यूजिशियन के अंतर्गत आएंगे। यानी डायग्राम कौन सा बनेगा इस वाले प्रश्न के लिए? इस वाले प्रश्न के लिए दोस्तों डायग्राम बनेगा के डायग्राम। अगला देखिए, प्रोफेसर, मैन और डॉक्टर। प्रोफेसर आदमी और डॉक्टर, क्या दे रखा है? प्रोफेसर, मैन एंड डॉक्टर। तो प्रोफेसर, आदमी और डॉक्टर को अगर हम समझने का प्रयास करें तो देखिएगा इधर, भाई जो डॉक्टर होगा, ऑब्वियस सी बात है, दुनिया के सारे डॉक्टर तो पुरुष नहीं है, परंतु कुछ डॉक्टर तो होंगे जो पुरुष होंगे। और बात आती है प्रोफेसर की, क्या एक प्रोफेसर आदमी नहीं हो सकता? क्या वो डॉक्टर नहीं हो सकता? हो सकता है। सही है कि नहीं? करेक्ट है। तो देखिए, यहां पे अब ना पार्ट टाइम आया ना फुल टाइम आया भैया, यहां पर एक कैटेगरी हमने एज अ हॉबी भी कंसिडर नहीं करी। अब देखिए इधर डॉक्टर है, ऑब्वियस ही बात है, कुछ डॉक्टर होंगे जो पुरुष होंगे, परंतु कुछ ऐसे भी होंगे ना जो प्रोफेसर भी हों, कहीं पे लेक्चर वगैरह भी देते हों। तो ये नहीं है, तो इसका डायग्राम भी कौन सा बनेगा भाई साहब? एच वाला बनेगा। आइए अगला, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। विद्यार्थी, लड़के और खेल-कूद वाले, स्पोर्ट्स पर्सन। तो ऑब्वियस सी बात है यार, क्या दुनिया के सारे विद्यार्थी लड़के ही हैं क्या? आप बोलोगे सर कुछ विद्यार्थी होंगे जो लड़के होंगे, कुछ महिला, कुछ गर्ल्स भी तो होंगी। क्या सारे बॉयज स्टूडेंट हैं? जी नहीं। क्या सारे बॉयज स्पोर्ट्स पर्सन हैं? जी नहीं। परंतु कुछ ऐसे भी होंगे जो स्टूडेंट भी हों, लड़के भी हों और स्पोर्ट्स भी खेलते हों। सही है कि नहीं? अभी भी देखिए, एज अ हॉबी हम लोगों ने ये डायग्राम ले लिया एच वाला। मजा आ रहा है कि नहीं यार? तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा हॉबी कब होगी, फुल टाइम कब होगा, पार्ट टाइम कब होगा। ठीक है, क्वेश्चन कितने हो गए थे? 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, महिलाएं, पुलिस और वकील। तो देखिएगा इधर, महिला पुलिस हो सकती है, महिला वकील हो सकती है, लॉयर, पुलिस और ये वुमेन। ठीक है, क्योंकि लॉयर पुलिस नहीं हो सकता ना, पुलिस लॉयर नहीं हो सकता ना। दो अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, दो अलग अलग प्रोफेशनल डिग्रीज ली होंगी तब आप काम कर रहे हो भाई साहब। सही है कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। शिक्षित लोग, बेरोजगार और अध्यापक। अब एक अध्यापक भाई साहब शिक्षित तो होगा ही, भाई अध्यापक है तो वो एजुकेटेड पीपल्स की कैटेगरी में तो आएगा ही। और अगर वो अध्यापक है इसका मतलब वो पढ़ा रहा है। अब पढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ भाई साहब रोजगार युक्त व्यक्ति होगा, तो वो बेरोजगार तो हो नहीं सकता भाई साहब। सही है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं है? तो भैया ये वाली कैटेगरी बनेगी और इस कैटेगरी को हम एफ कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, स्तनपायी, मनुष्य और छिपकली। तो देखिए इधर छिपकली जो है सरीसृप कैटेगरी में आती है, लेकिन मनुष्य जो है स्तनपायी जानवर है। ठीक है, मैमल्स कैटेगरी में आता है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा जो कि ई डायग्राम होगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 23, खरगोश, बिल्ली और पालतू। तो बिल्कुल बिल्ली भी पालतू है, खरगोश भी पालतू है। सही है कि नहीं भाई? बिल्ली भी पालतू जानवर है, खरगोश भी पालतू जानवर है, परंतु दुनिया की सारी बिल्लियां क्या पालतू हैं क्या? अरे कुछ वाइल्ड भी तो होंगी, जंगली बिल्लियां भी तो होंगी खतरनाक। क्या दुनिया के सारे खरगोश पालतू होंगे क्या? जी नहीं। अरे कुछ वाइल्ड रैबिट भी तो होंगे, जंगली भी तो होंगे। सही है नहीं? तो कुछ की कैटेगरी में रखा जाएगा।
सही है कि नहीं? करेक्ट है। तो देखिए ये पेट एनिमल्स, इनमें रैबिट आ गया और इनमें कैट भी आ गई। सही है। कौन सा डायग्राम? बी ऑप्शन सबसे सुटेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अविवाहित अध्यापक और पिता। तो देखिए, क्या एक अनमैरिड व्यक्ति टीचर नहीं हो सकता? आप कहोगे हो सकता है, परंतु भाई साहब दुनिया के जितने भी फादर हैं, क्या वो टीचर ही होंगे क्या? जी नहीं, कुछ तो होंगे जो फादर होंगे और टीचर भी होंगे, परंतु वो अनमैरिड हो ये नहीं हो सकता। अगर फादर है तो मैरिड ही होगा, उसको अनमैरिड की कैटेगरी में नहीं रख सकते। सही है कि नहीं? करेक्ट है। तो ये तो हो गया टीचर। एक टीचर फादर हो सकता है और टीचर अनमैरिड भी हो सकता है, परंतु अनमैरिड फिर फादर नहीं हो सकता है। सही है कि नहीं? करेक्ट है। याद रख लेना। तो भैया हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट में सभ्यता का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है ना? करेक्ट है कि नहीं? सही है, बात समझ रहे हैं? चलिए यहाँ पे हम क्योंकि साइंटिफिक तरीके से चीजों को देखते हैं ना, तो भैया एक फादर तभी बन सकता है जब वो मैरिड हो। ठीक है, एक महिला मदर तभी बन सकती है जब वो मैरिड हो। चलिए अब कुछ लोग यहाँ पे ज्ञान देने लगेंगे, सर सुष्मिता सेन तो है ना, उसने तो बच्चे गोद लिए हैं ना, सर वो भी तो मदर है, उसने तो शादी नहीं की। तो मेरे भाई मैंने कहा ना, जब हम सब्जेक्ट में डील कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो मेरे भाई साइंटिफिक टर्म्स को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए वाटर लैंड टर्टल, कछुआ। अब देखिए कछुआ जल थल और कछुए की बात आ रही है अब यहाँ पर, जल थल और कछुए की बात आ रही है। थोड़ा सोच समझ के और आराम से करिएगा। देखो कछुआ वैसे जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। आप नकार तो सकते नहीं हो ना भैया। देखिए कछुआ, ये कछुआ है। अब ये कछुआ सर जल में भी रहता है, ये कछुआ सर थल में भी रहता है, तो दोनों के लिए कॉमन हो गया ना ये। तो तभी तो उसने एक ऐसा डायग्राम बना भी रखा है, देखिए जे वाला डायग्राम। सही है कि नहीं? करेक्ट है। यहाँ कैटेगरी तो बोली नहीं है भाई साहब, कैटेगरी तो बोली नहीं है कि आपकी भैया सरीसर वरीसर, वो तो बोला नहीं है उसने। बस उसने तो बोला है कछुआ जल थल, तो दोनों में ही रहता है। अब हरियाणा और पंजाब दोनों में ही चंडीगढ़ है, ये अभी अभी समझाया मैंने आपको। फिर से वही डायग्राम बनेगा। करेक्ट है। कौन सा डायग्राम? जे वाला। फिर नेक्स्ट अब देखिए, मरकरी, मेटल्स और जिंक, पारा धातु और जिंक। तो पारा भी धातु है, जिंक भी धातु है, परंतु दोनों धातुएं अलग अलग है ना। पारा भी धातु है, जिंक भी धातु है, दोनों धातुएं लेकिन अलग अलग। अगला देखिए, चंद्रमा पृथ्वी और पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा तो उपग्रह है, तो डायग्राम कौन सा बनेगा? ई वाला। अच्छा सन, सूर्य क्या है? एक तारा है, याद रखना है ना। सन भी क्या है? एक स्टार ही है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, आ गया वैसे क्वेश्चन भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सूर्य क्या है? एक तारा है, और ग्रह तो अलग हो गया, प्लेनेट अलग हो गया। ठीक है, करेक्ट है। तो अर्थ नहीं, ये तो प्लेनेट अलग हो गया, ये सन और ये स्टार। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर अग्रसर होंगे। डांसर्स, सिंगर्स और स्टूडेंट्स। अब देखिए एक स्टूडेंट डांसर भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है, और कुछ ऐसे हों जिनमें भाई साहब दोनों ही चीजें हों, वो डांस भी करता हो और सिंगर भी हो। ठीक है, तो एज अ हॉबी यहां पर देखिए अब डायग्राम बन गया एच। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या आएगा? जंतु, पक्षी और सजीव, लिविंग। तो ऑब्वियस ही बात है, एनिमल्स क्या है? लिविंग कैटेगरी में ही आएंगे। एनिमल्स क्या है? लिविंग है। और बर्ड्स भी क्या है? लिविंग भी हैं और एनिमल भी हैं। सही है कि नहीं? करेक्ट है। याद रखिएगा, उड़ने वाले कबूतर ही क्यों ना हो जानवर कैटेगरी में। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जानवर मतलब जो भाई साहब जिसकी 4 टांगे होती है जमीन पे चलता है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। साइंस को 2 ही पार्ट में डिवाइड किया है, एनिमल्स और प्लांट। तो दुनिया में सारे जितने भी हैं लिविंग हैं, फिर वो सब क्या है? वो एनिमल्स कैटेगरी में, चाहे वो उड़ रहे हों, चाहे वो चल रहे हों, चाहे वो दौड़ रहे हों, पानी में हों, जल में हों, थल में हों, रेंग रहे हों, सब याद रखिए। ठीक है, करेक्ट है। और मनुष्य खुद एक सामाजिक प्राणी है। क्या आएगा डायग्राम? ए। चलिए अगला देखिए दोस्तों, आइए भाई साहब बनाते हैं।
में है समुद्र। अब बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, उनको लगता है मछलियां समुद्रों में ही होती हैं। क्यों भैया? द्वीपों पर बहुत सारे तालाब, पौंड होते हैं, क्या उनमें मछलियां नहीं होती हैं? तो क्या दुनिया की सारी मछलियां क्या समुद्रों में ही है क्या? जी नहीं। अरे कुछ मछलियां होंगी जो समुद्रों में हैं, कुछ द्वीपों पर भी हैं। सही है कि नहीं है? करेक्ट है कि नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, सही है? जल्दी से बताओ। परंतु क्या ये बताइए, ये मछलियां हैं जो, ये मछली वाला पोर्शन, क्या एक बात बताना भाई, समुद्रों में द्वीप हैं? भाई समुद्रों में ही क्या है? द्वीप हैं, चाहे महाद्वीप हैं। सही है, समुद्र के अंदर ही है ना, द्वीप हो या महाद्वीप हो, पूरे संसार, पूरी पृथ्वी पे जितने भी द्वीप हैं वो सब क्या है? समुद्रों पर ही हैं। सही है, तो मछलियां भाई साहब एक तरीके से बाय डिफॉल्ट क्या हो गई? समुद्रों के अंदर तो हो गई, परंतु कुछ द्वीपों पर भी तो है ना। मछलियां कहाँ होंगी? या तो समुद्रों में या द्वीपों पर। तो ये सबसे सुटेबल डायग्राम होगा कौन सा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला देख लीजिए। रोटरविलर। रोटरविलर एक कुत्ते की प्रजाति है ना, और वो पालतू भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। बिल्लियां भी कुछ पालतू हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकती। क्या दुनिया के सारे रोटरविलर क्या पाल ही रखे हैं क्या? एक बात बताओ, क्या दुनिया के सारे रोटरविलर पाल रखे हैं क्या? ये पेट अर्थात पालतू। तो कुछ बिल्लियां होंगी जो पालतू होंगी, कुछ रोटरविलर होंगे जो पालतू होंगे, परंतु रोटरविलर केट तो नहीं होगी, वो तो होगा तो कुत्ता ही। ठीक है, बिल्ली तो नहीं हो सकता। तो ये डायग्राम बनेगा। अगला देखिए, लाभ, लाभांश और बोनस। अब एक बात बताना दोस्तों, लाभ, लाभांश और बोनस। तो जो लाभांश है, लाभ का अंश ही हुआ ना, सही है कि नहीं है भाई? लाभ का अंश हुआ तो लाभांश तो लाभ के अंदर आएगा, और जो बोनस मिलता है तो वो भी तो लाभ में ही काउंट किया जाता है। सही है नहीं है? तो देखिएगा इधर, ये लाभ, तो लाभ का कुछ अंश, तो ये तो हो गया लाभांश, और बोनस जो होता है वो भी तो लाभ का ही पार्ट होता है। सही है, करेक्ट है। तो ये डायग्राम होगा। हाथी, भेड़िया और जानवर। तो हाथी और भेड़िया दोनों ही क्या हैं? जानवर में ही तो आएंगे। नेक्स्ट आगे देखिएगा, ये तो कर लिया हमने। चोर, अच्छा जज है इस बार। तो चोर एक अपराधी है, परंतु जज तो अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, भाषाएं, फ्रेंच और जर्मन। तो फ्रेंच और जर्मन दो अलग अलग भाषाएं हैं, परंतु भाषा की कैटेगरी में दोनों को रख दिया हमने। कुर्सियां, फर्नीचर और मेज। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या दुनिया की सारी चेयर और जितना भी फर्नीचर है, हाँ दुनिया की जितनी भी चेयर हैं, जितना भी दोस्तों मेज हैं, वो फर्नीचर की कैटेगरी में तो आएगा ही ना। परंतु दो तो अलग अलग, कुर्सियां अलग चीज होती है, मेज अलग चीज होती है, परंतु दोनों ही फर्नीचर की कैटेगरी में आएगा। वेल, मछली और डॉल्फिन। तो देखिए इधर, वेल पहली बात तो डॉल्फिन नहीं है, डॉल्फिन, वेल और फिश तीनों ही अलग अलग हो गई। थोड़ी अक्कल लगाइए, वेल, डॉल्फिन और फिश। वेल और डॉल्फिन दोनों क्या है? मैमल्स हैं। वेल और डॉल्फिन अभी अभी स्टार्टिंग में सिखाया मैंने आपको। सील, वेल, डॉल्फिन। सही है, सील, वेल, डॉल्फिन ये कॉमन एग्जांपल हैं किसके? स्तनधारी जीवों के। और शार्क क्या है? एक मछली है, तो फिश अलग हो गई। संगीतकार, वाद्यकार और वायलिन बजाने वाले। तो संगीतकार के अंदर वायलिन बजाने वाले और, ठीक है, और वायलिन बजाने वाले और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी आ जाएंगे। करेक्ट है कि नहीं है? तो ये तो डायग्राम ही नहीं दिया यार उसने, भाई ये तो डायग्राम ही नहीं दिया उसने। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी म्यूजिशियन है। अच्छा देखो, वायलिन बजाने वाले जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के अंतर्गत आएंगे। बिल्कुल, वायलिन बजाने वालों को ही क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले कौन? जैसे वायलिनिस्ट। सही है, वायलिनिस्ट एक प्रकार का क्या? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ही है, और वो सब क्या है? म्यूजिशियन तो है ही। तो ए डायग्राम बनेगा इसके हिसाब से। आगे देखिए दोस्तों, जो विधि और संगीत सीखते हैं, ठीक है, विधि और संगीत यानी लॉ और डांस करते हैं, म्यूजिक और डांस करते हैं, और लॉ और डांस, क्या बात है, लॉ और म्यूजिक सीखते हैं, म्यूजिक और डांस सीखते हैं, लॉ और डांस सीखते हैं, यानी ऐसा डायग्राम बनेगा। तीनों एक दूसरे को क्रॉस कर, तीनों सीखते हैं, ये भी दिया है।
पति पत्नी और परिवार, पति अलग है पत्नी अलग है, दोनों अलग मेल फीमेल कैटेगरी में आएगा, परंतु हैं तो दोनों परिवार के ही हिस्से हैं, परिवार में दोनों आ जाएंगे। आगे देखिए, वही धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान ना करने, देखिए आगे डायग्राम, धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान ना करने वाले, और ये दोनों में ही आ गए। ये आपको स्टार्टिंग में ही मैंने सिखा दिया। पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी, तो भैया ऑब्वियस सी बात है, जितने भी बॉयज हैं, लड़के हैं, वो पुरुष की कैटेगरी में तो आएंगे ही, मेन की कैटेगरी में तो आएंगे, परंतु सारे के सारे फुटबॉल के खिलाड़ी हों जरूरी नहीं है। कुछ लड़के होंगे जो पुरुष भी होंगे और फुटबॉल प्लेयर भी होंगे। सही है कि नहीं? करेक्ट है। तो ये वाला डायग्राम, सारे के सारे बॉयज क्या है, मेल हैं, और कुछ हैं जो फुटबॉल प्लेयर हैं। अब करेंगे दोस्तों हम लोग सेकंड नंबर के क्वेश्चंस, जो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, करेक्ट है। तो सबसे पहले तो हमने सीखा रिलेशन बेस्ड, यानी हमें रिलेशंस आइडेंटिफाई करने थे। बस फर्क ये था कि एग्जाम के अंदर 2 की जगह 3 चीजों के बीच में रिलेशंस पूछता है, तो हमने उसी हिसाब से चीजें सीखी है। ध्यान से देख लेना। अब हम कर रहे हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, यानी अब प्रॉपर आपको डायग्राम दिया हुआ होगा और एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा। इस डायग्राम में जो भी डाटा दे रखा है उसको देखते हुए आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि ये आयत जो है ये कार चलाने वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब इस कार चलाने वालों के बाहर वाला, देखिए कार चलाने वालों का डायग्राम के अंदर डाटा कौन सा है, 8, 9 और 4। तो ये जो 16, 10 और 13 है ना, ये कार चलाना नहीं जानते हैं। इसका मतलब जैसे ये सर्किल को देखो, इस सर्किल में 16, 8, 4 और 10 ये टैबलेट हैं। ठीक है, ये टैबलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बाहर वाला 9 और 13 टैबलेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज फोन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 4, 10 और 13 जो है, ठीक है, ये फोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 16, 8 और 9 फोन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। प्रश्न ये है कि कितने टैबलेट सिर्फ कार हैं। ओनली वर्ड का यूज हुआ है। ओनली का मतलब होता है 100% प्योर, 100% प्योर कार बताने हैं। वो टैबलेट जो प्योर 100% कार है, ठीक है, ये टैबलेट जो प्योर 100% कार है, टैबलेट जो प्योर 100% कार है, कौन सा पोर्शन है, 8 टैबलेट सर्किल वाला जो प्योर 100% कार है, यानी कि 8। भैया ये पहली बात तो देखो, ध्यान से सुनना, क्योंकि कार और टैबलेट की बात कर रहा है तो फोन को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ का यूज हुआ है, ओनली वर्ड का यूज हुआ है, प्योर। तो जब भी ओनली 100% का यूज होगा ना, तो इसके अलावा कोई कॉमन नहीं होगा। यानी अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 बना दूं और वो यहां पर ये बोलता कि कितने टैबलेट कार हैं, अगर सिर्फ इतना होता, कितने टैबलेट कार हैं, अगर ये पूछा होता कितने टैबलेट कार हैं, तो टैबलेट और कार का कॉमन पोर्शन फिर पूरा 8 और 4 लेता, तब मैं लेता 8 और 4 12, भले से उसके अंदर फोन भी आ जाता। कितने टैबलेट कार हैं अगर ये पूछा होता तो आंसर 12 होता, लेकिन अभी भाई साहब कितने टैबलेट सिर्फ कार हैं, क्योंकि ये 4 वाला पोर्शन तो फोन में भी आ रहा है, तो इसको हटा दिया। तो जो 100% टैबलेट जो कार है वो है 8। ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, जैसे उसने पूछा है कितने हाथ बाल हैं, तो ये हैंड, ये हेयर, कितने हाथ बाल हैं, यानी कि सर्किल और इस आयत का कॉमन पोर्शन, सर्किल और आयत का कॉमन पोर्शन आप बोलोगे सर ये वाला है, सर 4 + 2 6 आंसर होगा। अब आप कहोगे सर इसके अंदर तो ये 2 वाला लेग्स वाला भी आ गया ना, तो मना थोड़ी किया है उसने यहां पर, या सिर्फ वर्ड का प्रयोग थोड़ी किया। ध्यान से समझना, कितने हाथ बाल हैं, तो 4 और 2 6 आया हमारा आंसर। ये 2 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मना नहीं किया है। हाँ, अगर ऐसे लिखा होता कि कितने हाथ बाल हैं परंतु लेग्स नहीं है, पैर नहीं होने चाहिए, तब आंसर केवल 4 ही होता। लेकिन अभी कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो अगर कॉमन में आ रहा है तो इंक्लूड करेंगे।
तो आंसर क्या बन जाएगा 6। धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाओगे और चीजें समझ में आएगी। जैसे अब वो बोल रहा है कितनी ड्रेस ट्राउजर हैं, तो ये ट्राइंगल वाला पोर्शन ड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आयत वाला पोर्शन ट्राउजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया आयत और ट्राइंगल का कॉमन पोर्शन ये है, आयत और ट्राइंगल का कॉमन पोर्शन ये है। कितनी ड्रेस ट्राउजर हैं, तो आयत और ट्राइंगल का कॉमन पोर्शन, ठीक है, कितना आ गया 7। अब ये 3 भले से शर्ट में आ रहा हो, लेकिन हमें क्या मतलब है, शर्ट के लिए कोई मना तो नहीं किया गया है ना, मना नहीं किया है, इसलिए जो कॉमन में आ रहा है उसको लिया जाएगा। जैसे अब इसको देखिए, कितने लोग पढ़े लिखे और अमीर हैं लेकिन मशहूर नहीं है, साफ साफ मना कर दिया। फेमस नहीं होने चाहिए, मशहूर नहीं होने चाहिए। अगर मशहूर नहीं होने चाहिए अर्थात ये वाला सर्किल हटा दीजिए, ये वाला सर्किल तो हटा दिया, यानी कौन कौन से नंबर हट गए, 2, 1, 5 और 14, ये चारों नंबर तो हट गए। तो कितने एजुकेटेड रिच हैं, कितने पढ़े लिखे अमीर हैं, तो कॉमन पोर्शन ये आएगा। कितने पढ़े लिखे अमीर हैं, तो आंसर बनेगा 3। नेक्स्ट अगला देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से, मजेदार है। कुल ग्रामीणों की संख्या बतानी है अब आपको, कुल ग्रामीण कितने, तो ये पोर्शन ग्रामीण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन वाला। कुल ग्रामीण कितने, कुल ग्रामीण कितने हैं, तो भाई साहब ये देख लो, 20, 30, 40, 43, आंसर क्या आ जाएगा 43। कुल ग्रामीण कितने हैं, 43 हैं। अगर सिर्फ ग्रामीण पूछा होता, सिर्फ ग्रामीण, ओनली ग्रामीण अगर पूछा होता, ठीक है, अगर पूछा होता ओनली विलेजर्स, ओनली विलेजर्स पूछता, तब मैं आंसर सिर्फ 20 देता। ओनली विलेजर्स पूछा होता तो प्योर विलेजर्स तो 20 हैं, परंतु ग्रामीण पूछा है, कुल ग्रामीण, तो ये पूरा पोर्शन ग्रामीण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, कुल साक्षर, साक्षर यानी लिटरेट, ये इसका लिटरेट का मतलब होता है साक्षर अर्थात पढ़े लिखे। अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार, सही है ना, और भाई साहब विलेजर्स मतलब ग्रामीण। अब देखना इधर, कुल साक्षर शहरियों की, अच्छा शहरी बेरोजगार, शहरी देखो ग्रामीण से तो मतलब ही नहीं, क्योंकि शहरी की बात कर रहा है, शहरी लोगों की बात कर रहा है। अगर ये पोर्शन ग्रामीण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से सुन लेना, अगर ये पोर्शन आपका ग्रामीण को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हटाने के बाद बचे हुए जो नंबर है 8, 12 और 15, ये शहरी लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। सही है, साक्षर शहरी परंतु बेरोजगार, तो देखिए साक्षर बेरोजगार, और दोनों का कॉमन फिर कौन सा है, ये वाला पोर्शन, साक्षर शहरी, साक्षर शहरी, तो शहरी तो ये 3 नंबर ही शहरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साक्षर और बेरोजगार तो कॉमन कौन आया 12, ये आंसर आ गया। ठीक है, आइए अगला देखिए, ऐसे ग्रामीण की संख्या जो अनपढ़ हों, अब ये तो पढ़े लिखे हैं भाई, लिटरेट का मतलब तो होता है पढ़े लिखे, तो इनकी तो बात ही नहीं कर रहा, वो पढ़े लिखों की तो बात ही नहीं कर रहा, यानी ये गोले वाले हटा दो, क्योंकि वो तो अनपढ़ लोगों की बात कर रहा है। तो अगर ये गोला पढ़े लिखों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके बाद वाले जो नंबर हैं, बाहर वाले नंबर, वो अनपढ़ हो गए, तो यानी कि 15, 10 और 20, इन तीनों में से आंसर बनेगा। तो अनपढ़ और बेरोजगार, तो ये रहा बेरोजगार, तो ये रहा बेरोजगार, बेरोजगार अनपढ़ ग्रामीण, तो बेरोजगार अनपढ़ ग्रामीण कौन सा हो गया, ये 10, ये 10 वाला जो पोर्शन है ग्रामीण में भी आ रहा है, बेरोजगार में भी आ रहा है और अनपढ़ में भी, तो अनपढ़ बेरोजगार ग्रामीण कौन से हो गए 10। आगे बेरोजगार साक्षर ग्रामीणों की संख्या, तीनों का कॉमन, बेरोजगार साक्षर ग्रामीणों की संख्या, तो भैया बेरोजगार साक्षर ग्रामीण तीनों का कॉमन कौन है, बेरोजगार साक्षर ग्रामीण कौन सा आ गया 4। चलिए करते जाइए, बनाते जाइए, कुल पढ़े लिखे ग्रामीणों की संख्या, कुल पढ़े लिखे ग्रामीण, पढ़े लिखे ग्रामीण, कुल पढ़े लिखे ग्रामीणों की संख्या, ये पढ़े लिखे ये ग्रामीण, और दोनों का कॉमन 4 + 9 यानी कि 13। पढ़े लिखे ग्रामीण कितने हो गए 13 हो।
अगला देखो भाई, बनाओ। कुल कितने अनपढ़ ग्रामीण हैं जो रोजगार शुदा हैं? कुल कितने अनपढ़, अब ये तो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखो लिटरेट पर्सन तो चाहिए नहीं है, पढ़े लिखे तो चाहिए नहीं है, अनपढ़ चाहिए। अनपढ़ ग्रामीण लेकिन रोजगार शुदा, अब ये तो बेरोजगार हैं, ये भी नहीं चाहिए इसका मतलब। भाई ये तो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार तो हमें चाहिए नहीं, यानी लाल वाला हटा दिया। ये नीला वाला चाहिए नहीं, साक्षर अर्थात पढ़े लिखे, ये भी चाहिए नहीं। तो जब पूरे ही अड़ गए, लाल वाला भी अड़ गया, नीला भी अड़ गया, तो सिर्फ बचा क्या? यही तो बचा है, कुल मिला के यही तो बचा है। ग्रामीण में तो बस यही रह गया फिर 20। बढ़िया प्रश्न था। अगला, ज्यामितीय आकृति में कौन से नंबर केवल एक बार दिखाई देते हैं? अच्छा, ज्यामितीय आकृति में कौन से नंबर केवल एक बार है? अच्छा, ज्यामितीय आकृति में कौन से नंबर केवल एक बार दिखाई देते हैं? हाँ, ये जैसे 2 है, 2 केवल एक ही ज्यामितीय आकृति में आ रहा है। जैसे 9 है तो 9 केवल एक ही ज्यामितीय आकृति में आ रहा है आयत के अंदर। जैसे 1 है तो 1 केवल नीले वाले भाग में आ रहा है, ठीक है। ये लेकिन 3 देखो, 3 हरे में भी आ रहा है, ब्लू में भी आ रहा है। 8 नीले हरे ब्लू सब में आ रहा है। 6 ब्लू और हरे दोनों में आ रहा है। 4 ब्लू और हरे दोनों में आ रहा है। 7 ब्लू और नीले दोनों में आ रहा है। तो एक ज्यामितीय आकृति में आने वाले नंबर तो यही हैं, 1, 2 और 9, जो केवल प्योर एक ही ज्यामितीय आकृति में आ रहे हैं, एक ही बार एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई दे रहे हैं। उस क्षेत्र को पहचाने जो तीनों को दर्शाता है। टी वाला जो है वो तीनों में ही आ रहा है, गुलाबी में भी, नीले में भी, हरे में भी। ये आंसर आ गया। उड़ाते जाइए भाई सब। गांव के जो लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। अच्छा, गांव के जो लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, तो स्कूल जाने वाले तो ये हैं, तो इनको तो हटा दो, ग्रीन वालों को। तो ग्रीन को हटाने का मतलब ये हुआ कि 4, 3, 5 और 7 को हटा दिया। लड़के, गांव के जो लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, तो लड़कों में ये लाल वाला है, गांव के होने चाहिए। ये रहा रूरल पॉपुलेशन। गांव के लड़के जो स्कूल नहीं जाते हैं, गांव के लड़के जो स्कूल नहीं जाते हैं। गांव यानी ये नीला वाला, नीले वाले के अंतर्गत आने चाहिए। गांव के जो लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, गांव के जो लड़के स्कूल नहीं जाते, तो रूरल पॉपुलेशन यानी गांव के। स्कूल को, ये तो स्कूल जाने वाले हैं, परंतु स्कूल नहीं जाने वाले बोल रहा है वो। ये तो है स्कूल जाने वाले, ये तो स्कूल जाने वाले हैं, तो हमें तो स्कूल नहीं जाने वाले चाहिए, इसलिए हरे वाले को हटा दिया। तो यानी 1, 2 और 8। अब देखो ये गांव और ये लड़के, लाल वाला लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नीले और लाल का कॉमन पोर्शन तो यही है ना, बस नीले और लाल का कॉमन पोर्शन क्या है? 2 और 8। नीले और लाल का कॉमन पोर्शन क्या है? 2 और 8। चलिए आगे देखिए। गांव के जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, यहां लड़कों की बात हो रही थी, यहां बच्चे स्कूल, बच्चे तो ये रहे चिल्ड्रन यानी बच्चे, ये रहा जो बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब वो बोल रहा है गांव के ही, गांव के जो बच्चे स्कूल, पिछले में पूछा था गांव के लड़के, पिछले वाले में पूछा था लड़के, गांव के लड़के जो स्कूल नहीं जाते, और अब पूछ रहा है गांव के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते। ठीक है, स्कूल नहीं जाते हैं हटा दीजिए, स्कूल जाने वाले थे तो स्कूल नहीं जाने वाले। अब बच्चों की बात कर रहा है, यानी नीला, ये देखिए नीला, और ध्यान से देखिए हरा तो हटा ही दिया, हरे वाले तो हटा ही दिए। अब नीला, ये दोनों नीले, नीला और बैगनी का कॉमन देखना है आपको, नीला और बैगनी का कॉमन देखना है। हरा तो लेना ही नहीं है, हरा तो लेना ही नहीं है, नीला और बैगनी का कॉमन, हरा तो लेना नहीं है, नीला और बैगनी का कॉमन। भाई हरा तो लेना नहीं है, हमें तो नीला और बैगनी का कॉमन चाहिए। हमें क्या चाहिए? नीला और बैगनी का कॉमन।
हरा तो लेना नहीं है, हमें चाहिए नीला और बैंगनी का कॉमन। हरा तो भाई साहब लेना नहीं है, हमें चाहिए नीला और बैंगनी का कॉमन। सही है, स्कूल जाने वाले तो लेने नहीं है, हमें चाहिए बच्चे, ठीक है, गांव के बच्चे, ठीक है, जो स्कूल नहीं जाते हैं। तो गांव, नीला वाला गांव है, ये 3 और 5 तो लेना नहीं। फिर बचा 2, 8 और 6, लेकिन ये 8 जो है ये बच्चों में नहीं आ रहा था तो इसको भी हटा दिया। तो बचा क्या, 2 और 6, 2 और 6 गांव के वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते। आराम से करना है भाई, अच्छे से समझते हो। चलो अब ध्यान से देखना, 4 किसको दर्शा रहा है, 4 नंबर वाला जो अंक है वो किसको दर्शा रहा है, ये पूछ रहा है। तो देखिए 4 वाला जो अंक है ना वो गांव में तो आ नहीं रहा, गांव के बच्चे तो होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना। पहला है स्कूल जाने वाले लड़के, जी हाँ स्कूल जाने वाले लड़के तो हैं। जो बच्चे लड़के हैं, बच्चे लड़के भी हैं 4 में। जो बच्चे गांव के नहीं है, बच्चे गांव के नहीं है भी। स्कूल जाने वाले लड़के जो गांव, सबसे सूटेबल है डी, स्कूल जाने वाले लड़के 4। ये देखिए स्कूल जाने वाले लड़के, ठीक है, स्कूल जाने वाले बॉयज, बॉयज में भी आ रहा है। स्कूल जाने वाले लड़के जो गांव के नहीं है, बिल्कुल गांव के नहीं है। तो 4 किसको दर्शा रहा है, स्कूल जाने वाले लड़के जो गांव के नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न। आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कितनी महिलाएं प्रोफेसर हैं, ये महिला ये प्रोफेसर, लेकिन बोल दिया साफ साफ शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। अब शादीशुदा नहीं होगी तो ये गोला तो हटा दो। अब महिला प्रोफेसर में फिर इतना सा पोर्शन बचेगा भाई साहब। महिला प्रोफेसर का कॉमन कौन है, 5। कितनी महिलाएं शादीशुदा हैं, अब महिला शादीशुदा होनी चाहिए लेकिन प्रोफेसर नहीं होनी चाहिए। हरा वाला हटा दो, अब हरा वाला हटा दिया। अब इन दोनों का कॉमन कौन है, 6। नेक्स्ट, विवाहित महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, मैरिड वुमेन्स कितनी है। अब देखो प्रोफेसर के लिए मना नहीं किया है, मैरिड वुमेन्स, मैरिड वुमेन में ये आएगा भाई साहब, मैरिड वुमेन में ये आने वाला, मैरिड वुमेन में भाई साहब ये आ गया, मैरिड वुमेन में ये आ चुका है भैया, विवाहित महिलाओं में ये आ रहा है। महिला प्रोफेसर की कुल संख्या कितनी है, महिला और प्रोफेसर की कुल संख्या। अब देखिए मैरिड के लिए मना नहीं किया, सीधा महिला प्रोफेसर की बात कर रहा है, भले से कॉमन में आ रहा हो। जब मना नहीं किया और कॉमन में आ रहा है तो चलेगा, सही है। तो देखिए महिला प्रोफेसर कितना हो गया, 9। अगला देखिए कितनी महिलाएं, अच्छा बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, कितनी महिलाएं या तो प्रोफेसर हैं या विवाहित हैं। महिलाएं या तो प्रोफेसर, महिलाएं या तो विवाहित, यही हुआ ना। तो देखिए महिलाएं या तो प्रोफेसर, देखना महिलाएं या तो प्रोफेसर, महिला या तो विवाहित। तो देखिए महिला, महिला वुमेन या तो प्रोफेसर 6-4, महिला या तो प्रोफेसर 5-4, तो कुल मिला के क्या आया 6-4 और 5 या आ रहा है ना। तो ये या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन महिलाओं को लेना है जिनका प्रोफेसर के साथ भी संबंध आ रहा हो और उन महिलाओं को लेना है जो मैरिड भी हो। तो देखना महिलाएं या तो प्रोफेसर यानी ये वाला पोर्शन है ना, महिलाएं या तो प्रोफेसर यानी ये पोर्शन, महिलाएं या तो प्रोफेसर यानी ये पोर्शन। तो इस पूरे यहां से लेके यहां तक के पोर्शन में क्या आया, महिलाएं या तो प्रोफेसर, महिलाएं या तो विवाहित। क्या आया 6-4-5, 6 और 4 10 और 5 15। तो महिलाएं या तो प्रोफेसर या विवाहित। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला सेक्शन भी समझ में आ गया होगा, सेकंड सेक्शन। ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे ये। अब तीसरे सेक्शन की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। तीसरा सेक्शन क्या है, भाषा आधारित। क्या करने वाले हैं अब आप, भाषा आधारित। ठीक है, तो भाषा आधारित किस प्रकार से होंगे देखिएगा इधर। ठीक है, क्या करने वाले हो, भाषा आधारित। देखिएगा इधर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, 1-2 एग्जांपल से इनको भी समझ जाओगे आराम से। जैसे आपको दोस्तों ये दे दिया, आपको ध्यान से देखिए,
भाषा आधारित देखिएगा, आपको ये दे दिया गया है। अब लैंग्वेज दे देगा, अब आपको डायग्राम भी खुद ही बनाना है, क्वेश्चन भी खुद ही सॉल्व करना है। 75 छात्रों की एक कक्षा है, ठीक है भाई साहब, क्या है? 75 छात्रों की एक कक्षा, और इस कक्षा में क्या करा उसने? 40 छात्र क्रिकेट में, 28 छात्र हॉकी में, और 12 छात्र, देखिए ये 75 पूरा, ये पूरी क्लास ले ली 75 लोग, तो 40 छात्र तो क्रिकेट में, ये ले लिया हमने क्रिकेट। क्रिकेट में कितने लोग हैं ये लिख दिए मैंने 40। 40 छात्र क्रिकेट में, 28 छात्र हॉकी में, 28 छात्र हॉकी में, ठीक है, ये 28 छात्र हॉकी में। देखना 40 छात्र तो क्रिकेट में, 28 छात्र हॉकी में, पूरे क्रिकेट में 40, पूरे हॉकी में 28, और दोनों का कॉमन भी दे रखा है 12 छात्र। 12 छात्र क्रिकेट और हॉकी दोनों में। प्रॉपर डायग्राम बनाए इसका अच्छे से, तो अच्छे से बनाते। ये क्रिकेट, ये हॉकी, और ये पूरी कक्षा 75 छात्रों, ठीक है। 75 स्टूडेंट है टोटल, ठीक है। 40 छात्र क्रिकेट, ये क्रिकेट, ये हॉकी। देखना भैया, तो 40 ये हो गए, तो 40, तो देखिएगा इधर टोटल 12 कॉमन थे। क्रिकेट खेलने वाले कितने थे? 40 क्रिकेट में, है ना, तो 12 तो ये भी इंक्लूड होगा ना। देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्रिकेट प्योर तो बोला नहीं कि प्योर, अगर बोलता प्योर सिर्फ क्रिकेट में खेलने वाले, सिर्फ तो बोला नहीं। 40 छात्र क्रिकेट में, तो 12 तो यही हो गए, तो प्योर क्रिकेट खेलने वाले कितने हो गए? 28। सही नहीं है? देखिए 40 में से ये 12 चला गया, तो कितना आएगा? 28। और ऐसे ही हॉकी खेलने वाले कितने थे? 28 थे, तो 28 में से 12 चला गया, 28 में से 12 चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 16। सही है नहीं है? प्योर हॉकी खेलने वाले फिर कितने हुए? इसका मतलब 16। प्योर हॉकी खेलने वाले 16 हैं, प्योर क्रिकेट खेलने वाले इसका मतलब 28 हो गए, क्योंकि पूरे 40 थे, 28 और 12 40, 16 और 12 28। तो प्योर क्रिकेट खेलने वाले, प्योर हॉकी खेलने वाले, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरे 40 हो गए, ये पूरे 28 हो गए, ऐसे डिवाइड करते हैं। और टोटल कितने थे? 75। अच्छा, 19 छात्र इन दोनों खेलों में से किसी में भी भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, तो केवल देखो लो, केवल हॉकी खेलने वाले ही पूछ रहा था वो, केवल हॉकी खेलने वाले ही तो पूछ रहा है, ये रहा, यानी ये आंसर भी आ गया हमारा, ये तो डायरेक्टली हो गया। 19 छात्र ये रहे, 19 छात्र ये थे जो कुछ भी नहीं खेल रहे थे। तो अब आप गिन लो, प्योर क्रिकेट खेलने वाले 28, प्योर हॉकी खेलने वाले 16, दोनों खेलने वाले 12 हैं। तो ये देखिए 40 और 16 कितना हो रहा है? 40 और 16 56, 56 में 19 जोड़ोगे तो देखो पूरा 75 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम बनाना है आपको। तो प्योर हॉकी खेलने वाले ये आंसर आ गया 16। यानी कुल मिला के दोस्तों आपको जो लैंग्वेज दे रखी होती है उस लैंग्वेज को समझना होता है। ये जो है ये 28 वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक ये प्योर हॉकी खेलने वाला है, सॉरी प्योर क्रिकेट खेलने वाला है। लेकिन उसने दिया था 40 छात्र क्रिकेट खेल रहे हैं, तो पहले आपने क्रिकेट खेलने वाला सेक्शन बनाया और उसमें कट करता हुआ हॉकी खेलने वाला सेक्शन बनाया, क्योंकि आगे लैंग्वेज में दे रखा था कि 12 छात्र हॉकी और क्रिकेट दोनों ही खेल रहे थे। तो वो जो 12 छात्र क्रिकेट और हॉकी दोनों ही खेल रहे थे, तो ऑब्वियस ही बात है उन 12 छात्रों को हम लोग जब क्रिकेट में काउंट कर रहे हैं, 40 में से 12 को हटा दिया, तो 28 छात्र थे प्योर जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे थे। अब वो जो 12 छात्र जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेल रहे थे, तो अब आप देखिए 28 छात्र हॉकी खेल रहे थे, उनमें से 12 छात्र जो हॉकी और क्रिकेट दोनों ही खेल रहे थे, तो 28 में से 12 को हटाया, तो प्योर हॉकी खेलने वाले 16 लोग निकल कर आ गए। सही है, और यही हमसे पूछा था। तो इस प्रकार से प्रश्न को सोल्व करना है। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रश्न पूरा पढ़ लीजिए। अ वेंडर सेल्स, हालांकि आपको देखिए दोस्तों मैथ्स के अंदर आप ये चीजें पढ़ते हो, गगन सर ने बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ाया होगा ये वाला सेक्शन, ठीक है। जब आपने परसेंटेज भी पढ़ा होगा ना, तब भी आपने पढ़ा होगा पास होने वाले, फेल होने वाले,
ठीक है, हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, ऐसे बहुत प्रश्न आप पढ़ते हो, उसमें भी वेन डायग्राम वहां भी आता है। तो ये थोड़ा सा सेक्शन में आपको समझा देता हूं। अ वेंडर सेल्स सेंटेड कैंडल्स इन 3 फ्रेगनेंस, 20 कस्टमर्स बोट रोज सेंट, 40 बोट सिनेमन। और ठीक है, कुछ 20 तो हैं जो गुलाब की खुशबू वाली कैंडल खरीदते हैं, 40 दालचीनी की खुशबू वाले और 30 लेमन की ग्रास की खुशबू वाले। 6 ने तभी तीनों खुशबू वाली खरीदी है। लो, तो इसका मतलब कॉमन पोर्शन तो बनेगा ही। ये देखना इधर भाई साहब, ये हो गया गुलाब की खुशबू वाला। ये ले लेते हैं रोज, रोज कैंडल खरीदने वाला। ये है सिनेमन, दालचीनी वाली कैंडल खरीदने वाला। और ये वाला व्यक्ति ले लेते हैं लेमन कैंडल खरीदने वाला। और इनमें से 6 ऐसे थे जिन्होंने सभी खुशबू वाली कैंडल खरीदी। सही है। और 20 ग्राहक कोई सी भी 2 खुशबू वाली कैंडल खरीदी। कोई सी भी, ये बोल रहा है कि 20 ग्राहकों ने इनमें से 2 खुशबू वाली खरीदी। अब वो रोज और सिनेमन वाला हो सकता है, वो रोज और लेमन वाला हो सकता है, वो लेमन या सिनेमन वाला हो सकता है, कोई सा भी ले लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए रोज खरीदने वाले कितनी है, रोज कैंडल खरीदने वाले कितने थे, 20 थे, है ना। रोज कैंडल खरीदने वाले 20 थे। सिनेमन कैंडल खरीदने वाले टोटल कितने थे, 40 लोगों ने दालचीनी वाली कैंडल खरीदी। 20 लोगों ने रोज की खुशबू वाली कैंडल खरीदी है, 40 लोगों ने दालचीनी की खुशबू वाली कैंडल खरीदी है। और लेमन की खुशबू वाली कैंडल खरीदने वाले कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। ये उसने खुद ने दिया है। 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीनों प्रकार की कैंडल खरीदी है। और उनमें से 20 ऐसे हैं, ये वाले 20 ले लो, मान लो कि 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 खुशबू वाली कैंडल खरीदी है। मान लो ये दोनों की खुशबू वाली कैंडल खरीदी है इसने, सपोज करिए। अच्छा, तो प्योर रोज खरीदने वाले कितने हो जाएंगे, प्योर रोज की कैंडल खरीदने वाले कितने लोग हो जाएंगे, जल्दी बताइए। 20 में से अगर 6 चला गया तो 14 लोग ऐसे होंगे जो प्योर रोज की कैंडल खरीदेंगे। प्योर सिनेमन की कैंडल खरीदने वाले कितने हो जाएंगे, इस 40 में से 6 + 20 घटा दो, ये 6 और ये 20 हटा दो, यानी 26 हटा दिया, तो 14 लोग ऐसे निकल कर आएंगे, है ना। कितने, 14 लोग ऐसे निकल कर आएंगे जो प्योर सिनेमन की कैंडल खरीदेंगे। 40 में से 6 और 20, सॉरी, ना यहां भी गड़बड़ कर दी मैंने। एक सेकंड। 20 लोग थे जिन्होंने 2 खुशबू वाली खरीदी है, तो सही तो है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ना, रुकिए। इस लाइन को ध्यान से समझना। 20 ग्राहकों ने इनमें से 2 खुशबू वाली खरीदी, तो ये 2 खुशबू वाला, तो ये पोर्शन हुआ ना, जैसे ये वाला, जैसे लेमन और ये है, ये वाला पोर्शन 20 में आएगा, तो ये 14 ही तो बनेगा, क्योंकि ये पूरा 20 में काउंट होगा ना यार। सही है कि नहीं, ये पूरा ही तो 20 में काउंट होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आराम से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई। ये रोज खरीदने वाले, ये कौन सी है, ये रोज के बाद ये सिनेमन यानी कि दालचीनी खरीदने वाले, और ये लेमन खरीदने वालों का पोर्शन है। 6 लोग हैं जिन्होंने तीनों खरीदी है, और 20 ग्राहकों ने इनमें से 2 खुशबू वाली खरीदी है। तो 2 खुशबू वाली, जैसे कि लेमन और सिनेमन ले लो, ठीक है। अब 20 लोगों ने खरीदी है, तो 6 और 14 20 हो गया ना। 6 और 14 कितने हो गए, 20। ये 20 वो है जिन्होंने मान लो लेमन और सिनेमन वाली खरीदी है, परंतु उसमें से भी 6 लोग क्या थे